मेरे प्यारे साथी, मैं आपका होस्ट एंड दोस्त कुमार विष्णु आप सभी के लिए लेकर आ चुका हूं आज हिस्ट्री का सब्सिडेटिव पेपर बीए पार्ट 1 सेशन 2019 से 22 और सेशन 2020 से 23 दोनों के लिए यह काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। इस वीडियो में मैं आपको करीबन 413 ऑब्जेक्टिव के बारे में आपको लाइन बाय लाइन समझाऊंगा भी और पढ़ाऊंगा भी। जैसे कि इससे पहले पॉलिटिकल साइंस का अपलोड किया था, सेम उसी प्रकार ये भी वीडियो होने वाली है। मैं आपको बताऊँगा कि पॉलिटिकल साइंस में कितने छात्रों ने भाग लिया था और उनमें से 5 स्टूडेंट का मैं नाम भी रखा हूँ, उसका नाम भी मैं बताने वाला हूँ। तो आप इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। क्या आपका नाम है, क्या आप उस दिन क्लास अटेंड किए थे? अगर आप भी इस प्रकार का नाम अपने इस वीडियो में शामिल कराना चाहते हैं तो उसके लिए क्या करना होता है उसके बारे में मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। लेकिन उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने सारे दोस्तों के साथ इस वीडियो को अवश्य रूप से शेयर कीजिएगा। चलिए दोस्तों, इससे पहले मैं ये पॉलिटिकल साइंस और MIL पेपर हिंदी का अपने चैनल पे वीडियो अपलोड कर चुका हूँ। दोनों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। नहीं देखे हैं तो अवश्य रूप से जाकर देख लीजिए, क्योंकि ये दो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यह वीडियो आज भी बुधवार को पब्लिश हो रही है। जब तक आपका पार्ट 1 का एग्ज़ाम डेट नहीं आता है तब तक आपको हर बुधवार को एक सब्जेक्ट का ऐसे ही पूरा वीडियो अपलोड किया जाएगा अपने चैनल डेवियस स्टडी पे ही। अगर जैसे ही एग्ज़ाम डेट आ जाती है, कुछ सब्जेक्ट बाकी रहते हैं, तो उसके लिए मैं डेली क्लासेस भी आप सभी के लिए लगा दूंगा। ऐसे कुछ मेरी प्लानिंग है। आप लोग बताइए कैसा प्लान है। लिस्ट तो आप देख सकते हैं कि सबसे पहले वस्तुनिष्ठ प्रश्न ऑब्जेक्टिव 4 ऑप्शन रहेंगे। इसमें भी 100 में से सिर्फ 50 का ही आंसर आपको देना होगा। इस प्रकार का कुछ आपका पैटर्न होने वाला है। तो फर्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं, प्राचीन भारत के इतिहास के स्रोत को निम्नलिखित भागों में बांटा गया है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी है। कितने भागों में बांटा गया था? 2 भागों में बांटा गया है। क्वेश्चन नंबर 2 देख सकते हैं, प्राचीन साहित्यिक स्रोतों में वेदों, ब्राह्मण ग्रंथों, उपनिषदों, पुराणों, महाकाव्यों के साथ साथ और किसका महत्व है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी है। क्या है? स्मृतियों का भी उपनिष स्मृतियों का भी क्या है? महत्व है। किसमें? महाकाव्यों में। प्राचीन कालीन साहित्यिक स्रोतों में वेदों, ब्राह्मण ग्रंथों, उपनिषदों, पुराणों के साथ साथ किसका है? तो स्मृतियों का भी महाकाव्यों में वर्णन किया गया है। यह महत्व है। क्वेश्चन यह है, आपको समझ में आ गई होगी। क्वेश्चन नंबर 3 देख सकते हैं, प्राचीन इतिहास का निर्माण किया गया है, किसने किया है या किस आधार पर किया गया है? क्वेश्चन यही पूछा जा रहा है। इसका आंसर, सही आंसर ऑप्शन नंबर सी है, साहित्यिक स्रोतों के आधार पर। अब पूछा जाएगा कि प्राचीन इतिहास का निर्माण किसके आधार पर किया गया है, तो आपको तो पता है आंसर क्या है। तो साहित्यिक स्रोतों के आधार पर इसका क्या किया गया है? तो विकास किया गया है, या आप कह सकते हैं इसका निर्माण किया गया है। क्वेश्चन नंबर 4 देख सकते हैं, इतिहास का जनक कहलाता है। इतिहास का जनक क्या कहलाता है? क्या कहलाता है आपको पता है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी है, हेरोडोटस। हेरोडोटस। आप लोग क्वेश्चन नंबर 4 देख सकते हैं, इतिहास का जनक क्या कहलाता है? इतिहास के जनक को क्या कहते हैं? यहाँ पे नहीं पूछा जा रहा कि इतिहास का जनक कौन है, बल्कि इतिहास के जनक को क्या कहा जाता है। क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है। तो इसको क्या कहते हैं? इतिहास के जनक को हेरोडोटस कहते हैं। आपको बताना होगा यहीं पे कि पॉलिटिकल साइंस का जनक कौन था। आप लोगों को इससे पिछले वाली क्लास में आपको बताया था कि पॉलिटिकल साइंस का जनक कौन है। आप लोग जल्दी से जल्दी कमेंट कीजिए कि आपको क्या हुआ आंसर सही में याद है। तभी तो आपको पता लगेगा कि आप लोग क्या तैयारी कर रहे हैं, क्या आपको इस वीडियो से लाभ भी मिल रही है कि नहीं मिल रही है। तो मैं बता दूं, आप लोग जितने भी स्टूडेंट आंसर किए हैं या नहीं किए हैं, सभी को मैं आपको बताना चाहता हूं, पॉलिटिकल साइंस के जनक कौन थे? तो अरस्तु थे। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 5 देख सकते हैं, अधिकांश प्राचीन ग्रंथ किस प्रकार के हैं? अधिकांश प्राचीन ग्रंथ यानी कि पूर्व में जो ग्रंथ सब था वह किस प्रकार के ग्रंथ है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए है, धार्मिक रूप से है। अधिकांश प्राचीन ग्रंथ किस प्रकार के हैं? तो धार्मिक रूप के हैं। यानी कि धार्मिक रूप के हैं। धार्मिक का मतलब आप समझ रहे हैं कैसी है ग्रंथ। क्वेश्चन नंबर 6, इसमें कौन सा युग पहले आया? इसमें कौन सा युग सबसे पहले आया? इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इसमें पूछा जा रहा है कि अब कौन सा युग यानी कि कौन सा समय पहले आया था। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी है, पूरा पाषाण युग सबसे पहले आया था। कौन सा युग? तो पूरा पाषाण युग सबसे पहले आया था। आप इसे याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 देख सकते हैं, सबसे पुराना हिंदू महाकाव्य कौन सा है? अब कहा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 7 में, सबसे पुराना हिंदू महाकाव्य कौन सा है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी है, रामायण।
सबसे पुराना हिंदू महाकाव्य कौन सा है या हिंदू महाग्रंथ कौन सा है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी है, रामायण है। क्वेश्चन नंबर 8 देख सकते हैं, पंचतंत्र के रचयिता थे। पंचतंत्र के रचयिता कौन है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए है, विष्णु शर्मा। पंचतंत्र के रचयिता विष्णु शर्मा जी हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देख सकते हैं, उपनिषद पुस्तक है, उपनिषद पुस्तक है किस पर आधारित है? उपनिषद पुस्तक जो है वह किस चीज पे आधारित है? तो दर्शन पर आधारित है, दर्शन पर। क्वेश्चन नंबर 9 है, उपनिषद पुस्तक किस चीज पे आधारित है? तो दर्शन पे आधारित है। आप लोग अवश्य रूप से बताइएगा कि यह वीडियो आपको कैसी लग रही है कमेंट करके, तभी तो मैं उसमें कुछ सुधार कर पाऊंगा जब कोई कमी दिखे तो। चलिए तो आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 10, पूर्व वैदिक सभ्यता को जानने का एकमात्र साधन क्या है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी है, ऋग्वेद। पूर्व पूर्व वैदिक सभ्यता को जानने का एकमात्र साधन या स्रोत क्या है? यही क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। तो क्या है? ऋग्वेद है। ऋग्वेद की सहायता से ही आप पूर्व वैदिक सभ्यता के बारे में जान सकते हैं, वही एकमात्र साधन है। इसके अलावा दूसरा कोई साधन ही नहीं है जिससे आप पूर्व वैदिक सभ्यता के बारे में जान सके। क्वेश्चन नंबर 11, ऋग वैदिक काल में भूमि का स्वामी कौन था? अब क्वेश्चन 11 में यही पूछा जा रहा है कि ऋग वैदिक काल में यानी कि पूर्व वैदिक सभ्यता के समय में भूमि का यानी कि जमीन का कौन मालिक होता था? स्वामी, तो स्वामी उसी को कहा जाता है मालिक का, या मालियांक मालिकाना हक को ही स्वामी कहा जाता है। इसमें है कि क्या होते थे, उसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी है, व्यक्ति और परिवार ही भूमि का क्या होते थे? मालिक होते थे या स्वामी होते थे। यह मालिकाना हक उन्हीं के पास होता था। किसके पास? तो परिवार और व्यक्ति के पास होता था। क्वेश्चन नंबर 11 आप समझ चुके होंगे कि क्या पूछा जा रहा है, ऋग वैदिक काल में भूमि का स्वामी या मालिक कौन होता था? क्वेश्चन यही पूछा जा रहा है। तो व्यक्ति जैसे कि आप और आपके परिवार के मालिक हैं, आपके परिवार के सदस्य हैं, आपके भूमि के क्या हैं? मालिक है या स्वामी है। क्वेश्चन यही पूछा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 12 देख सकते हैं, पूर्व वैदिक कालीन समाज निम्न वर्ग में से किस वर्ग की सामाजिक कुरीतियों से रहित था? यानी कि पूर्व वैदिक कालीन समाज निम्न वर्ग में से किस वर्ग की सामाजिक कुरीतियों से रहित था? पूछा जा रहा है क्वेश्चन में कि पूर्व वैदिक कालीन समाज में इनमें से कौन सा काम नहीं होता था, या उस समय उसकी चर्चा ही नहीं थी, उसके बारे में कोई जानता ही नहीं था, या वह घटनाएं उस टाइम में नहीं होती थी। क्वेश्चन नंबर 12 यही पूछा जा रहा है। तो क्या काम नहीं होता था? बहु विवाह होता ही था उस समय में भी, आज भी विवाह हो रहा है। स्त्री पुरुष में असमानता आज भी होता है, उस टाइम में भी होता था। जाति प्रथा आज भी है, पहले भी था। लेकिन ऑप्शन नंबर डी देख सकते हैं, बाल हत्या, दहेज प्रथा और पर्दा प्रथा, आप इसके बारे में उस टाइम न लोग जानते थे, न और इसका विरोध करते थे, और न इसके बारे में कुछ कहते भी थे। ऐसे ही क्वेश्चन है, आप इसे समझ भी गए होंगे। एक बार फिर रिपीट करना चाहता हूँ, पूर्व वैदिक कालीन समाज निम्न वर्ग में किस वर्ग की सामाजिक कुरीतियों से रहित था? बाल हत्या, दहेज प्रथा, पर्दा प्रथा से रहित था, या इसका उस टाइम में कोई महत्व ही नहीं था, इसके बारे में कोई जानता ही नहीं था, ऐसी कुर्ती कोई करता ही नहीं था। ऐसी ही कुछ बातें हैं। क्वेश्चन नंबर 13 देख सकते हैं, पूर्व वैदिक कालीन आर्यों के धर्म का मुख्य आधार था। आर्यों के धर्म का मुख्य आधार क्या था? ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। या पूर्व वैदिक कालीन आर्यों के धर्म का मुख्य आधार था? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी है, यज्ञ और क्या है? पशु बलि। पशु बलि के मतलब आप समझ रहे हैं ना, कि किसी की हत्या करना, किसी पशु को किसी भगवान के सामने बलि चढ़ाना। कैसे आप लोग नहीं कहते हैं कि हम भगवान को ईब माने हैं, खसी माने हैं, इस भगवान को परा माने हैं, कथी कथी नहीं चलता है। वैसे ही पशु बलि और यज्ञ, यज्ञ के बारे में तो आप समझ रहे हैं, यज्ञ होता है जैसे कि क्या क्या होता है, हनुमान रंधा, ऐसी कुछ यज्ञ होती है। जितने ही हिंदू धर्म के लोग हैं उन सभी को इसके बारे में जानकारी होगी ही। क्वेश्चन नंबर 14 देख सकते हैं, निम्नलिखित में से क्या बौद्धिक काल की विशेषता नहीं है? बौद्धिक काल की विशेषता नहीं है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इक्केश्वर वाद प्रवृत्ति। क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। क्या वैदिक काल की विशेषताएं नहीं थी? नहीं थी, तो इक्केश्वर
वाद प्रवृत्ति नहीं था। किस काल में? तो वैदिक काल में नहीं थी या उसकी विशेषताएं नहीं है। लेकिन इसके बाद जो भी है प्रीत सत्तात्मक समाज था, इसका भी विशेषता है। अच्छी प्रशासन व्यवस्था, इसका भी विशेषता है। किसका? तो वैदिक काल की ये सभी विशेषताएं हैं। नगरों का विकास, जी हाँ बिल्कुल ही, ये भी बौद्धिक काल की क्या है? तो विशेषताएं हैं। क्वेश्चन नंबर 15 देख सकते हैं। वैदिक काल को दो भागों में विभाजित किया गया है। अब यहाँ पे पूछा जा रहा है कि वैदिक काल को दो भागों में विभाजित किया गया है, कौन कौन है? या क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे कि बौद्धिक काल को कितने भागों में विभाजित किया गया है, तो वहाँ पे होगा 1 2 3 4 5, ऐसे कुछ ऑप्शन रहेगी। लेकिन उसमें सही आंसर क्या होगा? तो उसका आंसर सही 2 होगा, क्योंकि बौद्धिक काल को 2 भागों में विभाजित किया गया है। अब पूछा जा रहा है कि कौन कौन है, किस किस भाग में, या उसका नाम क्या है। विभाजित तो कर दिया गया, अगर आप विभाजित करते हैं तो उसका नाम भी देना होगा। ए बी, राम श्याम, कुछ ऐसे नाम भी देना होगा ना। तो उसी लिए पूछा जा रहा है कि बौद्धिक काल को 2 भागों में विभाजित किया गया है, तो उसका नाम क्या है? क्या नाम है? तो ऋग वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल, यानी कि बौद्धिक काल को ही 2 भागों में विभाजित किया गया था, जिसका नाम है एक ऋग वैदिक काल और दूसरा है उत्तर वैदिक काल। क्वेश्चन नंबर 16 देख सकते हैं। उत्तर वैदिक काल में कौन सी प्रमुख जाति नहीं थी? कौन सी प्रमुख जाति नहीं थी? भरत। उत्तर वैदिक काल में कौन सी जाति नहीं होती थी या नहीं थी? उस समय में उसका प्रचलन ही नहीं था, तो उसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी है, भरत। भरत नाम की जाति उस टाइम में नहीं थी। क्वेश्चन नंबर 17 देख सकते हैं। बौद्धिक युग में विवाह की प्रथा प्रारंभ हो गई थी। विवाह का मुख्य लक्षण क्या था उस टाइम में? बौद्धिक युग में विवाह की प्रथा प्रारंभ हो गई थी, यानी कि उस टाइम में भी, बौद्धिक काल में भी शादी विवाह होते थे, लेकिन उसका मुख्य उद्देश्य क्या होता था उस टाइम में विवाह करने का? मान लीजिए आपकी शादी हो रही थी, आपका मुख्य उद्देश्य बौद्धिक काल के समय में क्या होता था? तो संतान प्राप्ति ही या संतान उत्पत्ति ही उसका मुख्य उद्देश्य होता था, कि हम लोग शादी कर लेंगे, उसके बाद हमारे बच्चे होंगे। ऐसे ही उसकी सिर्फ यही क्या होता था, उसका मुख्य लक्षण होता था या टारगेट होता था, गोल होता था, आप बोल सकते हैं ऐसे ही। अब इसमें क्वेश्चन नंबर 18 देख सकते हैं। किस नदी का उल्लेख ऋग्वेद में नहीं हुआ है? क्वेश्चन नंबर 18, किस नदी का उल्लेख ऋग्वेद में नहीं हुआ है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए है, गंगा नदी का। गंगा नदी का प्रयोग या उपयोग या वर्णन ऋग्वेद में नहीं हुआ है। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में कौन सा वेद सबसे प्राचीन है? कौन सा वेद? तो ऋग्वेद ही सबसे प्राचीन है। अब आपको पता होगा कि वैदिक काल को ही 2 भागों में बांटा गया था। वैदिक काल को, यानी कि बौद्धिक काल को ही 2 भागों में बांटा गया था। पहला था ऋग्वेद और दूसरा क्या था? तो उत्तर वैदिक काल। तो उसी में से पूछा जा रहा है कि सबसे पुराना अब काल कौन सा है? कौन सा वेद है सबसे पुराना? तो ऋग्वेद ही सबसे पुराना है। निम्नलिखित में से कौन वेदों का अंग नहीं है? इसमें पूछा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 20 में, निम्नलिखित में से कौन वेदों का अंग नहीं है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी है, पुराण। पुराण वेदों का अंग नहीं है। क्वेश्चन नंबर 21 आप देख सकते हैं। हिंदू मान्यताओं के अनुसार पुराण कितने हैं? हिंदू मान्यताओं के अनुसार पुराण कितने हैं? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी है, 18। हिंदू मान्यताओं के अनुसार पुराण कितने हैं? तो 18। अब यहीं पे क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि इतिहास को कितने भागों में बांटा गया है? तो 2 भागों में बांटा गया है। इतिहास को कितने भागों में बांटा गया है? तो 2 भागों में बांटा गया है। और इतिहास के जनक को क्या कहा जाता है? तो हेरोडोटस कहा जाता है। ये सभी क्वेश्चन आपको मैं पहले ही रिवीजन करा चुका हूँ या पढ़ा चुका हूँ, आपको सभी का आंसर पता भी है। चलिए दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं हिंदू मान्यताओं के अनुसार पुराण कितने होते हैं? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी है, 18 होते हैं या 18 प्रकार के होते हैं। क्या? तो हिंदू मान्यताओं के अनुसार पुराण 18 भागों में बांटा गया है या 18 प्रकार के होते हैं, ऐसे ही यह क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 22 देख सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वेद गद और पद दोनों में लिखा है? कौन सा वेद गद और पद दोनों में, यानी कि कविता और कहानी के रूप में, दोनों के रूप में लिखा गया है? कौन सा वेद है? तो सिर्फ ऐसा वेद ऋजु वेद ही है जिसको कहानी के रूप में और कविता के रूप में लिखा गया है। इसके अलावा दूसरा कोई भी वेद नहीं है जिसे
कहानी और कविता के रूप में लिखा गया हो। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 30, देख सकते हैं, भागवत गीता किस पुराण का अंश है। अब यहीं पे पूछा जा रहा है कि भागवत गीता, एक आप लोग किताब पढ़ते होंगे, भक्ति का या धार्मिक किताब है, आप इसे बोल भी सकते हैं। भागवत गीता किस पुराण का अंश है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी है, महाभारत का या अंश है या अंग है, आप कह सकते हैं। भागवत गीता किस पुराण का अंश है, तो महाभारत का है। क्वेश्चन नंबर 24 देख सकते हैं, निम्नलिखित में कौन सा नगर सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा नगर था। अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि कौन सा नगर सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा नगर था, या सिंधु घाटी सभ्यता के समय में सबसे बड़ा नगर कौन था, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नगर यानी कि शहर, उसी को बोलते हैं ना, नगर यानी कि सिटी। कह रहा है कि कौन सा था, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी है, हड़प्पा नगर ही उस टाइम सबसे बड़ा था। किस टाइम में, तो सिंधु घाटी सभ्यता के समय में सबसे बड़ा शहर का नाम क्या था, तो हड़प्पा नगर या शहर था। क्वेश्चन नंबर 25, सिंधु घाटी की सभ्यता की सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशेषताएं कौन सी है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए है, नगर योजना। सिंधु घाटी सभ्यता की सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशेषताएं कौन सी है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए है, नगर योजना उसका सही आंसर होता था। अब क्वेश्चन नंबर 26 आप देख सकते हैं, सिंधु घाटी के मोहनजोदारो में सर्वाधिक महत्वपूर्ण सार्वजनिक स्थल निम्नलिखित में से कौन सा है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए है, विशाल स्नान घर। विशाल स्नान घर सिंधु घाटी के मोहनजोदारो में सर्वाधिक महत्वपूर्ण सार्वजनिक स्थल निम्नलिखित में से कौन सा था, विशाल स्नान घर ही था इसका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 27, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पूछते थे, किसको पूछते थे, तो पशुपति को। पशुपति को, इससे पहले आपको उस क्वेश्चन में आंसर था पशु बलि और यज्ञ, तो उसी का सही आंसर, उसमें किस भगवान की पूजा की जाती थी, तो पशुपति की पूजा की जाती थी। भारत में हड़प्पा सभ्यता के सर्वाधिक स्थल किस प्रांत में पाए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है, भारत में हड़प्पा सभ्यता के सर्वाधिक स्थल किस प्रांत में पाए गए हैं। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी है, गुजरात में पाए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 29 देख सकते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता पुरानी है कितनी वर्ष या कितनी लाख वर्ष पुरानी है, यही क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। कौन सा, क्वेश्चन नंबर 29 में था कि सिंधु घाटी सभ्यता पुरानी है, लगभग कितनी वर्ष पुरानी है, क्वेश्चन यही पूछा जा रहा है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी है, लगभग 3000 वर्ष पुरानी है। कौन सी, तो सिंधु घाटी सभ्यता लगभग 3000 वर्ष पुरानी है। क्वेश्चन नंबर 30 देख सकते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल अब पाकिस्तान में है। क्वेश्चन नंबर 30, सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल अब पाकिस्तान में है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी है, हड़प्पा। आपको पता होगा कि हड़प्पा नगर ही सिंधु घाटी सभ्यता के समय में सबसे बड़ा क्या था, तो नगर था। अब यहाँ पर क्वेश्चन 31 में पूछा जा रहा है कि हड़प्पा सभ्यता पर प्रकाश पड़ता है, किससे प्रकाश पड़ता है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पूरा तत्व संबंधित खुदाई से। पुरातत्व संबंधित खुदाई से किसका पहचान होता है, किसका प्रकाश पड़ता है, हड़प्पा सभ्यता पर प्रकाश पड़ता है या उसके बारे में पता चलता है। किसके बारे में, तो हड़प्पा सभ्यता के बारे में। कैसे पता चलता है, तब पुरातत्व संबंधित खुदाई से। इसका मतलब है कि किसी मेटल्स की जब माइनिंग की जाती है, आपको पता होगा कि मेटल माइनिंग के लिए यहाँ पे खुदाई चल रही है, चाहे यहाँ पे इतना सोना मिला है, तो वैसे ही जब खुदाई की जाती है तो हड़प्पा सभ्यता पर प्रकाश पड़ता है या उसके बारे में कुछ पता चलता है लोगों को। क्वेश्चन नंबर आप 31 देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 32, सिंधु घाटी सभ्यता की अनुमानित तिथि क्या थी, या कहां से कहां तक थी सिंधु घाटी सभ्यता की अनुमानित तिथि, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी है, 2500 से लेकर 1700 ईस्वी पूर्व तक सिंधु घाटी सभ्यता की अनुमानित तिथि थी। क्वेश्चन नंबर
33 आप देख सकते हैं, सिंधु घाटी की सभ्यता से संबंधित लकड़ी की नालियां कहाँ पर पाई जाती थी। सिंधु घाटी की सभ्यता से संबंधित लकड़ी की नालियां कहाँ पर पाई जाती थी। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए है, मोहनजोदारो में लकड़ी की नालियां पाई जाती थी। इस क्वेश्चन को आप समझ चुके होंगे कि सिंधु घाटी की सभ्यता से संबंधित लकड़ी की नालियां कहाँ पर पाई जाती थी। तब मोहनजोदारो में पाई जाती थी लकड़ी की नालियां। और किस समय, सिंधु घाटी की सभ्यता के समय। अब यहीं पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के संबंध में या उस समय किस चीज की नालियां बनाई जाती थी, तो लकड़ी का उसका सही आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 34 आप देख सकते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस देवी की पूजा करते थे। इससे पहले मैं आपको बता चुका हूँ कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस भगवान की पूजा करते थे, तो पशुपति भगवान की पूजा करते थे। और अब यहाँ पे पूछा जा रहा है कि किस देवी की पूजा करते हैं, तो मारतीय देवी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। क्वेश्चन नंबर 34 का ऑप्शन नंबर ए सही है, मारतीय देवी की पूजा करते थे। क्वेश्चन नंबर 35 आप देख सकते हैं कि किस स्थान पर खुदाई से प्राप्त वस्तुओं के आधार पर सिंधु घाटी सभ्यता की जानकारी हुई। अब कहा जा रहा है कि किस स्थान पर खुदाई से प्राप्त वस्तुओं के आधार पर सिंधु घाटी सभ्यता की प्राप्ति हुई या उसके बारे में पता चला, सभ्यता के बारे में जानकारी हुई। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी है, मोहनजोदारो के समय में। अब आपको इससे पहले भी क्वेश्चन कराया गया था कि सिंधु घाटी सभ्यता का जानकारी कैसे मिलता है, तो पूरा तत्व की खुदाई करने से ऑप्शन आप कर चुके हैं या क्वेश्चन आप कर चुके हैं, उसी से अब पता चल रहा है कि क्या अब कहा जा रहा है कि कहाँ पे खुदाई किया गया था, तो सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में पता चला था। तो मोहनजोदारो में जो खुदाई की गई थी उसी से सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में जानकारी लोगों को हुई या उसके बाद से ही सिंधु घाटी सभ्यता की प्रचलन या प्रचलित हुई, या ऐसे ही यह क्वेश्चन थी। क्वेश्चन नंबर 35। अब क्वेश्चन नंबर 36 आप देख सकते हैं कि किस देश के साथ सिंधु घाटी सभ्यता के लोग का व्यापारिक संबंध था। अब पूछा जा रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता में जो उस टाइम में लोग थे, तो उसका मुख्य संबंध किस राज्य से था या किस देश से था, कैसा संबंध, तो व्यापारिक संबंध, यानी कि व्यवसाय करने का संबंध कैसा था। इस क्वेश्चन को आप आज के डेट के अनुसार समझ भी सकते हैं कि भारत का अधिकांश एक्सपोर्ट का काम कहाँ से होता है, तो चाइना से ही। चाइना से ही कुछ चाइनीज मालें आती हैं जो भारत में कम दाम में मिलती हैं। ऐसी ही कुछ है स्थिति। अब पूछा जा रहा है कि उस टाइम में सिंधु घाटी सभ्यता के समय में यह काम किस देशों के साथ होता था या किस व्यापारिक संबंध, किस लोगों के साथ व्यापारिक संबंध था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी है, सुमेर देश के साथ या सुमेर ऐसे राज्य के साथ क्या होता था, तो व्यापारिक संबंध था। किस समय के लोगों का, तो सिंधु घाटी सभ्यता के समय में जो लोग थे उसका संबंध सुमेर लोगों का व्यापारिक संबंध होता था। क्वेश्चन नंबर 37 आप देख सकते हैं, सिंधु घाटी की सभ्यता से संबंधित कौन सा क्षेत्र भारत में है। अब कहा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 37 में सिंधु घाटी की सभ्यता से संबंधित कौन सा क्षेत्र भारत में है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए है, लोथल। लोथल सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित कौन सा क्षेत्र अब भारत में है, तो लोथल। क्वेश्चन नंबर 38 देख सकते हैं, सिंधु घाटी के किस स्थल से घोड़े के अवशेष प्राप्त हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 38, सिंधु घाटी के किस स्थल से घोड़े के अवशेष प्राप्त हुए हैं। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी है, सुरकोटा। सुरकोटा से किसका अवशेष प्राप्त हुआ है, तो घोड़े का अवशेष प्राप्त हुआ है, यानी कि घोड़े का कुछ अंश प्राप्त हुआ है, कुछ अंग प्राप्त हुआ है, ऐसी ये बात कही जा रही है। लेकिन यहाँ पूछा जा रहा है कि सिंधु घाटी की समय में यह घोड़े का अंश या अंग किस भाग से, किस स्थान से प्राप्त हुआ था। तो इसका सही आंसर सुरकोटा होगा। क्वेश्चन नंबर 39, सिंधु घाटी सभ्यता थी, सिंधु घाटी सभ्यता क्या थी। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए है, मार्तीय प्रधान, यानी कि भूमि प्रधान सिंधु घाटी सभ्यता थी। यहाँ पे क्वेश्चन बन सकता है कि सिंधु घाटी सभ्यता क्या थी या कैसी थी, तो मार्तीय प्रधान सभ्यता थी। कौन सा था, सिंधु घाटी सभ्यता थी, किस प्रकार की थी, मार्तीय प्रधान। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 40 देख सकते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कौन सी थी। अब कहा जा रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता की
लिपि कौन सी थी? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी है, भाव विचारक लिपि। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कौन सी थी? तो भाव विचारक लिपि थी। फ्रेंड, आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए। देख लीजिए यहाँ पे सबसे ऊपर एक वीडियो को अपलोड करने में 2 से 3 जीबी का मेरा डाटा भी यूज होता है, और एक वीडियो को एडिट करने से लेकर अपलोड तक का टाइमिंग, एसईओ, टाइटल टैग, डिस्क्रिप्शन सब कुछ लगाते वक्त करीबन 7 से 8 घंटे की समय मेरी लॉस होती है। आप लोगों की वजह से यह करता हूँ। आप लोग कम से कम एक वीडियो को लाइक कीजिए, इस वीडियो को अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए, जिससे मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा और आपको भी मिलेगा। चलिए, सो अब आपको बताता हूँ कि पिछली क्लास जो यह अपलोडेड हुई थी पॉलिटिकल साइंस की मैराथन क्लासेस बुधवार को, उसमें कौन कौन छात्र शामिल थे और कुछ 4-5 छात्रों का नाम हम अपने वीडियो में शामिल कर रहे हैं। अगर आप लोग अपना भी नाम शामिल कराना चाहते हैं, अपना भी प्रेजेंट देना चाहते हैं कि आप लोग हम भी इस वीडियो में शामिल थे, तो कमेंट सेक्शन में जाइएगा, वहाँ पे #DVS टाइप कर देना है, और उसके बाद आई एम प्रेजेंट हेयर यह भी टाइप कर दीजिएगा, जिससे आपका भी नाम अगले वीडियो में लाया जाए या उसको कमेंट किया जाए। तो देख सकते हैं यहाँ पे लास्ट टाइम तक आपको क्या था, तो संजीव शर्मा जी थे। क्वेश्चन नंबर 41 देख सकते हैं, मोहनजोदारो कहाँ स्थित है? मोहनजोदारो कहाँ स्थित है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी है, सिंध में मोहनजोदारो स्थित है। आपको पता था कि इसी टाइम में क्या कैसी नालियाँ बनाई जाती थी? लकड़ी की नालियाँ बनाई जाती थी। उस समय कैसी सभ्यता चल रही थी या कौन सा युग चल रहा था? तो पूर्व वैदिक युग चल रहा था, यानी कि पूर्व वैदिक युग। बौद्धिक काल का जो 2 अंग थे, एक था कि ऋजीव वेद और दूसरा था क्या? तो उत्तर वैदिक काल, यानी कि 2 भागों में बौद्धिक काल को बांट दिया गया था। उसी में से कौन सा भाग चल रहा था उस टाइम में? तो उत्तर वैदिक काल चल रहा था। अब पूछा जा रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता के समय में कैसी नालियाँ बनाई जाती थी और कहाँ पे बनाई जाती थी? तो लकड़ी की नालियाँ बनाई जाती थी, और वह नालियाँ सबसे पहले मोहनजोदारो में बनाई गई थी। वही क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि मोहनजोदारो कहाँ स्थित है। अब पूछा जा रहा है कि मोहनजोदारो कहाँ स्थित है, क्वेश्चन नंबर 41 में। तो सिंध में स्थापित है या सिंध में है। क्वेश्चन नंबर 42 आप देख सकते हैं, चित्रित धूसर मृत्यु भांड किस काल के हैं? चित्रित धूसर मृत्यु भांड किस काल के हैं? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी है, सिंधु सभ्यता। सिंधु सभ्यता के हैं। क्वेश्चन नंबर 43, मोहनजोदारो की विशेषताएं। विशालनात्मक इमारत क्या थी? मोहनजोदारो की विशालनात्मक इमारत क्या थी? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए है, अन्ना घर। मोहनजोदारो के समय में विशाल इमारत कैसी थी या उसका नाम क्या था? तो वह था अन्ना घर। मोहनजोदारो के समय में जो सबसे बड़ा मकान या सबसे विशाल, दिखने में सबसे मजबूत, सबसे हेवी, सबसे बड़ा कौन सा मकान था या इमारत? इमारत को ही रूम या मकान कहा जाता है। तो कौन सा था? तो अन्ना घर उसका नाम अन्ना घर था। क्वेश्चन नंबर आप 44 देख सकते हैं, कौन सा पशु हड़प्पा सभ्यता में नहीं पाला जाता था? उस टाइम में हड़प्पा सभ्यता के समय में कौन सा नहीं पाला जाता था? तो घोड़ा नहीं पाला जाता था, क्योंकि घोड़ा के बारे में कोई जानकारी ही नहीं थी उसके बारे में, घोड़ा क्या होता है। लेकिन इसी का अवशेष कहाँ पे प्राप्त हुआ था? तो सुरकोटा में प्राप्त हुआ था। हड़प्पा सभ्यता में ही घोड़ा का अंश प्राप्त हुआ था, या आप बोल सकते हैं कि इसका कुछ अंग प्राप्त हुआ था। कहाँ पे? तो सुरकोटा में। ये भी आप क्वेश्चन याद करके रखिएगा, इससे पहले मैं आपको कंप्लीट करा चुका हूँ यह क्वेश्चन। अब यहाँ पे है क्वेश्चन नंबर 45, आप देख सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 45 क्या है। हड़प्पा सभ्यता के औजार और अस्त्र मुख्यतः निम्नलिखित में से किस चीज की बनाए जाते थे या बनी होती थी? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी है, लोहा और कांच। कांच, कौसा, कौसा लिखा हुआ है ना, इसका सही अर्थ कांच होता है। हिंदी में आप लोग इसे कांच भी बोल सकते हैं। उस टाइम में लोहे और कांच का क्या बनाया जाता था? तो औजार बनाया जाता था। अस्त्र और शस्त्र, जैसे कि आजकल लड़ाई होने के लिए, या जो चीनी जो आर्मी सब है उसके लिए गन होते हैं, बम होते हैं, बहुत सारे आजकल अस्त्र शस्त्र आ गए हैं। लेकिन उस टाइम में क्या था? तो इसी से संबंधित
लोहे और कांच से संबंधित ही क्या बनाए जाते थे, तो अस्त्र शस्त्र बनाए जाते थे। लेकिन आजकल बहुत सारे आविष्कार हो चुके हैं, अब तो इतना हार्ड हार्ड फाइबर भी आ रहा है, मेटल का अब गन बन रहा है। उस टाइम में भी मेटल का गन बनता था, जैसे कि आप देख सकते हैं लोहे और कांच कांच का अब अस्त्र शस्त्र अब नहीं प्रयोग होता है, अब क्योंकि उसी से लोहे का ही सबसे ज़्यादा प्रयोग हो रहा है आजकल। क्वेश्चन नंबर 46 देख सकते हैं, सिंधु सभ्यता के महान स्नान घर किस स्थल से प्राप्त हुआ है। अब कहा जा रहा है कि सिंधु सभ्यता में सबसे बड़ा स्नान घर कहाँ से प्राप्त हुआ है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, मोहनजोदारो में ही प्राप्त हुआ था। अन्ना घर कहाँ था, या मोहनजोदारो के समय में सबसे विशाल इमारत का नाम क्या था, तो अन्ना घर। अब पूछा जा रहा है कि अन्ना घर तो था, लेकिन सबसे विशाल स्नान घर कहाँ प्राप्त हुआ, तो ये भी कहाँ प्राप्त हुआ, तो मोहनजोदारो में ही ये भी प्राप्त हुआ स्नान घर। क्वेश्चन नंबर 43 आप देख सकते हैं, सिंधु घाटी के निवासी किसकी पूजा करते थे। सिंधु घाटी निवासी किसकी पूजा करते थे, या किस भगवान की पूजा करते थे, तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि किस भगवान की, तब पशुपति भगवान की पूजा करते थे। और किस देवी की पूजा करते थे, तब मातृ देवी यानी कि भूमि की पूजा करते थे सिंधु घाटी के निवासी। अब क्वेश्चन पूछा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 48 में कि हड़प्पा सभ्यता के लोगों को सबसे पहले किस धातु का ज्ञान हुआ। अब क्वेश्चन आया कि हड़प्पा सभ्यता के समय लोगों का सबसे पहले किस धातु के बारे में या किस धातु का ज्ञान हुआ सबसे पहले, तो किसका हुआ सबसे पहले, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी है, तांबा का सबसे पहले ज्ञान हुआ, उसी के बारे में सभी लोग जाने सबसे पहले। क्वेश्चन नंबर 49 आप देख सकते हैं, सिंधु घाटी की सभ्यता किसके समकालीन मानी जाती है। कहा जा रहा है कि सिंधु घाटी की सभ्यता किसके समकालीन मानी जाती है, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी है, मेसोपोटामिया की सभ्यता। मेसोपोटामिया की सभ्यता के समकालीन या उसी के बराबर मानी जाती है। सिंधु घाटी की सभ्यता है उसके बराबर में, उसका समकालीन या उसी के जैसा कौन सी सभ्यता है, तो मेसोपोटामिया की सभ्यता है, जो सिंधु घाटी सभ्यता के बिल्कुल बराबर होगी या उसी की जैसी होगी। ये भी आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 50। लेकिन 50 क्वेश्चन नंबर कंप्लीट करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि इस एक वीडियो को अपलोड करने में मैराथन क्लासेस लगभग 3 से 4 GB का नेट खर्च होता है, और साथ में एक वीडियो को बनाने में 8 से 10 घंटे का समय लॉस होता है मेरा। इसलिए आप लोगों के लिए इतना किया जा रहा है, तो आप लोग कम से कम वीडियो को लाइक कीजिए, अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। यह बिल्कुल फ्री भी है, इसमें कोई चार्ज भी आपको देनी नहीं है। आप लोग की जिसको वीडियो शेयर कीजिएगा वो भी नाम लेंगे कि किसी पार्टी ने मुझे एक वीडियो शेयर किया था जिससे बहुत सारे क्वेश्चन मेरे एग्जाम में आया था। मैं इतना गारंटी के साथ ही बोलता हूँ कि कम से कम आप ये 413 से 400-500 क्वेश्चन आप देख लेते हैं मेरे वीडियो के द्वारा, तो मैं आपको इतना कह सकता हूँ कि आपके एग्जाम में जो 100 क्वेश्चन पूछने वाले हैं उनमें से 85% से ज़्यादा क्वेश्चन मेरी ही वीडियो के द्वारा जो कराए गए हैं उन्हीं में से आने वाली है। इसलिए आप इस वीडियो को वैसे रूप से कंप्लीट कर लीजिएगा, तभी तो आपका एग्जाम अच्छा जाएगा। प्लीज दोस्तों, यह सभी बातों को आप खत्म करते हुए मैं आपको बताना चाहता हूँ क्वेश्चन नंबर 50 में क्या पूछा जा रहा है और उसका सही आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 50 देख सकते हैं, हड़प्पा सभ्यता में किस चीज की खेती नहीं होती थी। हड़प्पा सभ्यता के समय में किस चीज की खेती नहीं होती थी, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी है, गाना यानी कि ईख का खेती नहीं होता था, जिससे चीनी बनता है। ईख ऊख गांव सब में बोलता है, ऊख लकड़ी का नहीं होता, वहीं सेम उसी प्रकार ऊख ईख गाना तीनों एक ही चीज है, जिसका खेती हड़प्पा सभ्यता के समय में नहीं किया जाता था। अब यहीं पे क्वेश्चन एक बन सकता है जो पिछले मैं आपको पीछे कराया हूँ कि हड़प्पा सभ्यता के समय में कौन सा पशु नहीं पाला जाता था या कौन सा जानवर नहीं पाला जाता था, तो घोड़ा ऐसा एक जानवर था जिसे सिंधु घाटी सभ्यता के समय में नहीं पाला जाता था, न उसके बारे में कोई जानकारी था। अब यही क्वेश्चन बन सकता है कि सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़े के अंश किस स्थान से प्राप्त हुए, तो सूर्यकोटा से। ये भी क्वेश्चन मैं आपको पीछे करा चुका हूँ, जिसका रिवीजन मैं आपको इसमें करा दिया हूँ। क्वेश्चन नंबर 50 में था कि किस चीज का खेती नहीं किया जाता था, तो गाना का खेती नहीं किया जाता था किस समय में, हड़प्पा सभ्यता के समय। आप क्वेश्चन नंबर 51 देख सकते हैं,
किस शहर के घरों के दरवाजे मुख्य सड़क पर खुलते थे? किस सड़क किस शहर के घरों का दरवाजा मुख्य सड़क पर यानी कि मेन रोड पे खुलता था? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए है लोथल। लोथल शहर के घरों के दरवाजे मुख्य सड़क पर खुलते थे। क्वेश्चन नंबर 52 देख सकते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का स्वरूप है। सिंधु घाटी सभ्यता का स्वरूप है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी है नगरीय। नगरीय स्वरूप है। सिंधु घाटी सभ्यता का स्वरूप कैसा है? तो नगरीय सभ्यता है। यह नगरीय स्वरूप है। उसका रूप सिंधु घाटी सभ्यता का कैसा है? तो नगरीय। क्वेश्चन नंबर 53 आप देख सकते हैं कि सिंधु घाटी की सभ्यता को जानने का मूल स्रोत है वहां पाई गई है। क्या पाई गई है या कहां से आप सिंधु घाटी की सभ्यता को जानने का मूल स्रोत है आप उसके बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए है मुहर। और बताया जा रहा है कि सिंधु घाटी की सभ्यता के समय में जो मोहरे होती थी उसी से आप पता लगा सकते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। उसके अलावा कोई दूसरा स्रोत है ही नहीं। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 54 में पूछा जा रहा है कि सिंधु घाटी की सभ्यता के अवशेषों से प्राप्त सबसे बड़ा अनाज का गोदाम पाया गया है। सिंधु घाटी की सभ्यता के अवशेषों से प्राप्त सबसे बड़ा अनाज का गोदाम पाया गया है। तो कहाँ पाया गया है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी है हड़प्पा में पाया गया है। यह क्वेश्चन को आप समझ भी सकते हैं। पूछा जा रहा है क्वेश्चन कि सिंधु घाटी की सभ्यता के अवशेषों से प्राप्त अवशेषों का है कि अब सिंधु घाटी सभ्यता का कुछ अंश पाकिस्तान में भी चला गया है। कुछ क्या, भारत में जितना अंश है उससे ज्यादा अब पाकिस्तान में है। किसकी? तो सिंधु घाटी सभ्यता की। अब बताया जा रहा है कि जो अवशेष बचा हुआ है उसी अवशेष में सबसे बड़ा अनाज घर, अनाज का गोदाम कहाँ पाया जाता है या कहाँ पाया जाता है? तो हड़प्पा में पाया जाता है। हड़प्पा में अब पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 55 आप देख सकते हैं किस से प्राचीन काल में रोम के साथ व्यापार के प्रमाण मिलते हैं? व्यापार के प्रमाण कहाँ पे मिलते हैं? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी है उज्जैन। उज्जैन में मिलते हैं। प्राचीन काल में रोम के साथ व्यापार के प्रमाण मिलते हैं। तो किसके साथ? तो उज्जैन के साथ या उज्जैन से ही उसका संबंध था। उज्जैन से ही मिलते थे। क्वेश्चन नंबर 56 आप देख सकते हैं महास्नान घर ग्रेट बाथ, इंग्लिश में क्या कहते हैं महास्नान घर को? तो ग्रेट बाथ कहाँ मिला था? तो मोहनजोदारो में ही मिला था विशाल स्नान घर। और अन्ना घर इसी का था, मोहनजोदारो के समय में ही मिला था। क्वेश्चन नंबर 57 देख सकते हैं हड़प्पा संस्कृति का संपूर्ण क्षेत्र है। संपूर्ण क्षेत्र हड़प्पा संस्कृति का है या क्या है? तो त्रिभुजाकार है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी है त्रिभुजाकार है। हड़प्पा संस्कृति का संपूर्ण क्षेत्र कैसा है? चौड़ाकार है, त्रिभुजाकार है, वृत्ताकार है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी ही है त्रिभुजाकार है। क्वेश्चन नंबर 58 आप देख सकते हैं हड़प्पा वासी किस पक्षी की पूजा करते थे? इससे पहले मैं आपको किसकी पूजा करते थे, किस भगवान की पूजा करते थे? तो आप लोग जल्दी से कमेंट करके बताइए किस भगवान की पूजा करते थे? पशुपति की पूजा करते थे। और किस देवी की पूजा करते थे? किस देवी की पूजा करते थे? इसका सही आंसर क्या होगा? मार्तयु देवी की पूजा करते थे। भगवान पूछे तो पशुपति, देवी पूछे तो मार्तयु प्रधान। और अब पूछा जा रहा है कि किस पक्षी की पूजा करते थे? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी है कबूतर का ही पूजा उस टाइम में क्या करते थे? हड़प्पा वासी लोग करते थे। क्वेश्चन नंबर 59 देख सकते हैं मोहनजोदारो की अनुमानित जनसंख्या क्या थी? मोहनजोदारो की अनुमानित जनसंख्या क्या थी? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए है 35,000 से 41,000। गायत्री मंत्र किस धर्म ग्रंथ में है? गायत्री मंत्र किस धर्म ग्रंथ में है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए है ऋग्वेद। ऋग्वेद। क्वेश्चन नंबर 61 आप देख सकते हैं हिरण्यकश्यप का संबंध किस पर्व से है? हिरण्यकश्यप का संबंध किस पर्व से है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए है होली से है। हिरण्यकश्यप के बारे में आपको जानकारी होगी कि होलिका दहन कैसे मनाया जाता है। इसी के संबंध में होलिका दहन भी मनाया जाता है। और हिरण्यकश्यप का संबंध किससे है? तो होली से ही
है। क्वेश्चन नंबर 62 आप देख सकते हैं, न्याय दर्शन के प्रतिपादक हैं। न्याय दर्शन के प्रतिपादक कौन है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी है, गौतम न्याय दर्शन के प्रतिपादक है। क्वेश्चन नंबर 63 आप देख सकते हैं, संख्या दर्शन के प्रवर्तक कौन थे? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी है, कपिल। संख्या दर्शन के प्रवर्तक कौन थे? तो कपिल थे। योग दर्शन के प्रतिपादक निम्नलिखित में से कौन है? योग दर्शन के प्रतिपादक निम्नलिखित में से कौन है? तो पतंजलि है। क्वेश्चन नंबर 65, हिंदू समाज की शारदा प्रथा की शुरुआत किसने की थी? हिंदू समाज के शारदा प्रथा की शुरुआत किसने की थी? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी है, निमि ऋषि। निमि ऋषि ने हिंदू समाज के शारदा प्रथा की शुरुआत की थी। क्वेश्चन नंबर 66 आप देख सकते हैं, महाजन पदों में सर्वाधिक शक्तिशाली कौन था? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी है, मगध सबसे सर्वाधिक शक्तिशाली था। अब क्वेश्चन पूछा जा रहा है 67 में कि 16 क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि 16 महाजन पदों की सूची उपलब्ध है, किस चीज में उपलब्ध है? तो अंगतुर निकाय में संबंधित है। 16 महाजन पदों की सूची उपलब्ध किस चीज में है? तो अंगतुर निकाय में है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी है। क्वेश्चन नंबर 68 आप देख सकते हैं कि प्राचीन नगर तक्षशिला निम्नलिखित में से किन के बीच स्थित था? किन के बीच स्थित था? तो सिंधु तथा झेलम के बीच स्थित था। प्राचीन नगर तक्षशिला निम्नलिखित में से किसके बीच में स्थित था? तो सिंधु तथा झेलम के बीच में स्थित था। क्वेश्चन नंबर 69 देख सकते हैं, गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? अब इसके बाद पूछा जाएगा गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था और पहला उपदेश कहाँ पे दिए थे? ये तीनों क्वेश्चन गौतम बुद्ध से संबंधित है। तो अभी तक क्वेश्चन एक ही आया है कि गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी है, 563 ईस्वी में गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। अब पूछा जाएगा कि कहाँ हुआ था? गौतम बुद्ध ने अपना पहला या प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी है, सारनाथ में ही गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था। सूद क्वेश्चन नंबर 71 देख सकते हैं, बुद्ध की शिक्षाएं मिलती हैं। बुद्ध की शिक्षाएं किस चीज से मिलती है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए है, सुट पिटक में मिलती है। बुद्ध की शिक्षाएं कहाँ पे मिलती है? तो सुट पिटक में मिलती है। क्वेश्चन नंबर 72 देख सकते हैं, बौद्ध धर्म के 3 प्रमुख तत्वों में इनमें कौन तत्व नहीं है? कौन तत्व नहीं है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी है, निवारण नहीं है। निवारण तत्व नहीं है। बौद्ध धर्म के 3 प्रमुख तत्वों में इनमें से कौन सा तत्व नहीं है? तो निवारण तत्व नहीं है। लेकिन अब कौन कौन सा है? तो संघ है, बुद्ध है और धम्म है। ये सभी बौद्ध धर्म के 3 प्रमुख तत्व में शामिल हैं। क्वेश्चन नंबर 73 आप देख सकते हैं, इनमें कौन सी पुस्तक बौद्ध धर्म से संबंधित नहीं है? कौन सी पुस्तक बौद्ध धर्म से संबंधित नहीं है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए है, उपनिषद बौद्ध धर्म से संबंधित नहीं है। लेकिन इसके अलावा त्रिपिटक बौद्ध धर्म से संबंधित है कि नहीं है? मिलिंदपोह किस चीज से संबंधित है? तो बौद्ध धर्म से संबंधित है। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 74 आप देख सकते हैं, प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ हुआ था? या प्रथम बौद्ध संगीत का आयोजन किसके समय में और कहाँ हुआ था? ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी है, राजगीर में प्रथम बौद्ध संगीत का क्या हुआ था? तो आयोजन हुआ था राजगीर में। अब क्वेश्चन पूछा जाएगा 75 में, इनमें कौन सा तथ्य अष्टांगिक मार्गों में नहीं है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी है, मित्रता, सामयिक मित्रता। क्वेश्चन नंबर 76 देख सकते हैं, विश्व का सबसे ऊंचा कहाँ जाने वाला विश्व शांति स्तूप बिहार में है। बिहार में क्वेश्चन इसको बनाना चाहिए था कि विश्व का सबसे ऊंचा विश्व शांति स्तूप बिहार में किस स्थान पर है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी है, राजगीर। आप लोग मिडिल प्राइमरी स्कूल में रहे होंगे 7-8 में, तो उस टाइम में स्कूल में से एक बस से जाती थी घुमाने। कहाँ पे ले जाती थी? तो राजगीर, वैशाली, कुछ इसी प्रकार के स्थान पर मिडिल स्कूल और प्राइमरी स्कूल के बसों के द्वारा घूमन यात्रा के द्वारा आप लोग जा चुके हैं पहले।
उसी के बारे में बताया जा रहा है। वह कौन सा स्तूप था? तो विश्व शांति स्तूप ही था, यानी कि विश्व शांति स्तूप वह था। क्वेश्चन नंबर 77 आप देख सकते हैं, निम्नलिखित में से वेदों का पवित्र ग्रंथ कौन सा है? वेदों का निम्नलिखित में से कौन सा पवित्र ग्रंथ है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी है, त्रिपिटक वेदों का पवित्र ग्रंथ है। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 78 देख सकते हैं, महात्मा बुद्ध का जन्म कब और कहाँ हुआ था? महात्मा बुद्ध का जन्म कब और कहाँ हुआ था? लेकिन इससे पहले एक क्वेश्चन आया था जन्म से संबंधित, और पहला उपदेश कहाँ पे वो दिए हुए थे? तो किनका था? तो गौतम बुद्ध का था। लेकिन गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? कहाँ हुआ था इसके बारे में छोड़िए अभी। वह पहला उपदेश अपने कहाँ दिए थे? तो सारनाथ में दिए थे। उनका जन्म कब हुआ था? तो 563 ईस्वी में हुआ था। उसी प्रकार आप पूछा जा रहा है कि महात्मा बुद्ध का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, 563 ईस्वी में ही महात्मा गांधी का भी जन्म हुआ था। लेकिन कहाँ हुआ था? तो लुम्बिनी वन में महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था। और गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? तो 563 ईस्वी में ही हुआ था। लेकिन पहला उपदेश गौतम बुद्ध कहाँ दिए थे? तो सारनाथ में दिए थे। उसी प्रकार महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्मोपदेश या धर्मोपदेश कहाँ पे दिया था? इसका भी सही आंसर ऑप्शन नंबर डी ही है, यानी कि सारनाथ में ही दिया था। अब यहाँ पे दो क्वेश्चन आपको मैच कर जा रहे हैं, यानी कि महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था और गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? कब हुआ था? दोनों क्वेश्चन मैच है। महात्मा बुद्ध का भी 563 में हुआ था और गौतम बुद्ध का भी 563 में ही हुआ था। महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो लुम्बिनी वन में हुआ था। लेकिन गौतम बुद्ध ने अपना पहला धर्मोपदेश या अपना पहला उपदेश कहाँ पे दिया था? तो सारनाथ में दिया था। महात्मा गांधी ने भी अपना पहला धर्मोपदेश कहाँ पे दिया था? तो सारनाथ में ही दिया था। इस प्रकार 79 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 78 आप देख सकते हैं, महात्मा बुद्ध की शिक्षाएं सबसे पहले संग्रहित की गई है। महात्मा बुद्ध की शिक्षाएं सबसे पहले संग्रहित की गई है, किस चीज में संग्रहित की गई है? तो त्रिपिटक में संग्रहित की गई है महात्मा बुद्ध की शिक्षाएं सबसे पहले। या कहा जा रहा है क्वेश्चन में, महात्मा बुद्ध के द्वारा जो भी उपदेश दिए गए थे, जो भी जानकारी दी गई थी, वह किस पुस्तक में संग्रहित किया गया है? तो त्रिपिटक नाम की पुस्तक में सभी शिक्षाएं संग्रहित की गई है। किनकी शिक्षाएं त्रिपिटक में संग्रहित की गई है? तो महात्मा बुद्ध की। अब क्वेश्चन नंबर 81 देख सकते हैं, महात्मा बुद्ध को निवारण की प्राप्ति हुई, कहाँ पे प्राप्ति हुई? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी है, कुशीनगर में। अब आप लोग सोच रहे हैं कि महात्मा बुद्ध को निवार की प्राप्ति हुई। निवार क्या होता है? निवार क्या होता है? तो इसका सही आंसर होता है कि पूर्ण जन्म की इच्छा, यानी कि मृत्यु होने के बाद आप लोग सुनते होंगे गांव में, कि कहीं भी आप लोग सुनते ही होंगे कि मरने के बाद फिर से आदमी की या जो मैन मेल है, मेल या वुमेन है, दोनों की जन्म कब होती है? तो मरने के बाद दोबारा जन्म हो जाती है। उसी की पूर्ण इच्छा को खत्म कर देना है, यानी कि दोबारा जन्म लेने की इच्छा को खत्म करना, यही निवारण का अर्थ होता है। तो महात्मा बुद्ध को निवारण की प्राप्ति यानी कि मृत्यु की प्राप्ति कहाँ पे हुई? तो कुशीनगर में ही हुई थी। क्वेश्चन नंबर 82 आप देख सकते हैं, बौद्ध के अनुसार या बुद्ध के अनुसार मोक्ष अथवा निवारण का अर्थ था। मोक्ष का मतलब क्या होता है? मृत्यु हो जाना, मोक्ष का अर्थ। अथवा निवारण का भी अर्थ क्या होता है? तो वही होता है पूर्ण जन्म की इच्छा को नष्ट करना। जैसे कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि पूर्ण जन्म की इच्छा को नष्ट कर देना, मैं अब दोबारा जन्म ही लेना नहीं चाहता हूँ इस पृथ्वी पे। ऐसी ही कुछ उसकी इच्छाएं थी जो नष्ट कर देना चाहती है। कौन? तो महात्मा बुद्ध। और कहाँ पे प्राप्त हुई थी निवारण की प्राप्ति? तो कुशीनगर में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 83 आप देख सकते हैं, बौद्ध धर्म के आदि धन धर्म ग्रंथ पीटक लिखे गए थे। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए है, पाली भाषा में लिखे गए थे। आपसे क्वेश्चन यह भी पूछा जा सकता है कि बुद्ध के अनुसार मोक्ष अथवा निवारण का अर्थ क्या होता है? तो पूर्ण जन्म की इच्छा को नष्ट करना होता है। यह बौद्ध स्तूप जिसके बारे में यह माना जाता है कि मौलिक रूप में ईंटों से उसका निर्माण अशोक ने करवाया था, उसका नाम क्या है? तो सांची स्तूप। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी है। क्वेश्चन नंबर 84 क्या है? तो वह बौद्ध स्तूप जिसके बारे में यह माना जाता है कि मौलिक रूप में ईंटों से उसका निर्माण
उसका अशोक ने करवाया था। उसका नाम क्या था? तो सांची स्तूप। सांची स्तूप किस चीज का बना है? तो ईंटों का बना है। किसके समय में बना गया था? तो बौद्ध स्तूप नाम से अशोक ने करवाया था। क्वेश्चन नंबर 85 आप देख सकते हैं, बौद्ध साहित्य लिखा गया है, किस भाषा में लिखा गया? बौद्ध साहित्य किस भाषा में लिखा गया था? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी है, पाली भाषा में लिखा गया है। इससे पहले भी एक क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 83 आप देख सकते हैं कि बौद्ध धर्म के आदि धर्म ग्रंथ पिटक लिखे गए हैं, किस भाषा में लिखे गए हैं? तो पाली भाषा में लिखे गए हैं। यह क्वेश्चन 83 में था, पहले जो मैं आपको करा चुका हूँ। बौद्ध साहित्य लिखा गया है तो किस भाषा में लिखा गया है? तो पाली भाषा में ही लिखा गया है। क्वेश्चन नंबर 86 आप देख सकते हैं, तृतीय बौद्ध महान सभा बौद्ध संगीत का आयोजन हुआ था, पहला कहाँ हुआ था? तो पाटलिपुत्र में हुआ था। अब कहा जा रहा है कि तृतीय बौद्ध महान सभा बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ हुआ था? तो सम्राट अशोक के संरक्षण में पाटलिपुत्र में ही हुआ था। क्वेश्चन नंबर 87 आप देख सकते हैं कि बौद्ध धर्म के महायान शाखा के धार्मिक ग्रंथ लिखे गए हैं, किस भाषा में लिखे गए हैं? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी है, संस्कृत भाषा में बौद्ध धर्म के महायान शाखा के धार्मिक ग्रंथ लिखे गए हैं। क्वेश्चन नंबर 88 आप देख सकते हैं कि बौद्ध धर्म के निम्न संप्रदायों में से किसने विदेशों में बौद्ध धर्म के प्रसार के लिए सबसे अधिक योगदान दिया? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी है, महायान। बौद्ध धर्म के निम्न संप्रदायों में से किसने विदेशों में बौद्ध धर्म के प्रसार के लिए सबसे अधिक योगदान दिया? किसने दिया था? तब महायान ने सबसे ज्यादा योगदान दिया था। अब क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि 89 में कौन विदेशों में बौद्ध धर्म के प्रसार के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी है? मुख्य रूप में बौद्ध धर्म के प्रसार के लिए कौन सा आदमी उत्तरदायी है? किसके द्वारा यह काम हुआ? बौद्ध धर्म का प्रचलन पूरे देशों में किस के अनुसार हुआ या किसने करवाया था? तो अशोक के समय या अशोक ने करवाया था, ऐसे ही इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 89 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी है, अशोक ने करवाया था या मुख्य उत्तरदायी है कौन? तो अशोक ही। अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है 90 में, त्रिपिटक किस धर्म से संबंधित है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी है, बौद्ध धर्म से संबंधित है। इससे पहले भी क्वेश्चन पूछा आपको आया था एक कि महात्मा बुद्ध का उपदेश किस पुस्तक में पहले संग्रहित किया गया था? तो वह पुस्तक का नाम क्या था? तो त्रिपिटक ही था। अब किसका में संग्रहित किया था? तब महात्मा बुद्ध। तो इसी प्रकार आप लोग यहाँ से भी समझ सकते हैं बुद्ध और बौद्ध दोनों एक दूसरे से संबंधित ही हैं। इसी प्रकार बौद्ध धर्म से संबंधित कौन सा पुस्तक है? तो त्रिपिटक पुस्तक है। क्वेश्चन नंबर 91 आप देख सकते हैं, बौद्ध धर्म विश्वास करता है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी है, आत्मा में लेकिन ईश्वर में नहीं। बौद्ध धर्म आत्मा में तो विश्वास करता है कि आत्मा होती है, लेकिन ईश्वर में विश्वास नहीं करता है कि ईश्वर होते हैं या न भी होते हैं। क्वेश्चन नंबर 92 देख सकते हैं, सारनाथ संबंधित है। सारनाथ किस चीज से संबंधित है? तब पारसी धर्म से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 92, सारनाथ संबंधित है किस चीज से संबंधित है? तो सारनाथ से संबंधित है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी है, पारसी धर्म से संबंधित। कौन सा है? तो सारनाथ संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 93 आप देख सकते हैं, सारनाथ के डियर पार्क में भगवान बुद्ध ने जो पहला उपदेश दिया है उसे कहा जाता है, उसे क्या कहा जाता है? तो धर्मचक्र प्रवर्तन कहा जाता है। सारनाथ के डियर पार्क में भगवान बुद्ध ने गौतम बुद्ध ने जो पहला उपदेश दिया है उसे क्या कहा जाता है? तो धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 94 आप देख सकते हैं, विश्व का सबसे विशाल बौद्ध मंदिर किस देश में स्थित है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए है, इंडोनेशिया में विश्व का सबसे विशाल बौद्ध धर्म स्थित है। क्वेश्चन नंबर 95 आप देख सकते हैं, गौतम बुद्ध के पिता का नाम क्या था? गौतम बुद्ध के पिता का नाम क्या था? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी है, शुद्रोधन। शुद्रोधन। क्वेश्चन नंबर 96, बौद्ध धर्म भारत के निकलकर किन देशों में गया? बौद्ध धर्म भारत से निकलकर किस देशों में गया, यानी कि प्रचार प्रसार हुआ?
यही क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो जापान में भी हुआ, कोरिया में भी हुआ और चीन में भी हुआ। किसका? तो बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार। भारत के बाद जापान, कोरिया, चीन सभी में बौद्ध धर्म का विकास हुआ या प्रचार प्रसार हुआ। क्वेश्चन नंबर 97 आप देख सकते हैं, विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी है, लिच्छवी के द्वारा। विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी है, लिच्छवी के द्वारा स्थापित किया गया। क्वेश्चन नंबर 98 देख सकते हैं आप, किस सम्राट ने बौद्ध धर्म को स्वीकार नहीं किया था? किस सम्राट ने बौद्ध धर्म को स्वीकार नहीं किया था? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी है, समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त ने ही बौद्ध धर्म को स्वीकार नहीं किया था। क्वेश्चन नंबर 99, कौन सा धर्म साहित्य नहीं है? कौन सा धर्म साहित्य नहीं है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी है, ऋग्वेद। महात्मा बुद्ध ने अपने उपदेशों में जीवन का अंतिम लक्ष्य क्या बतलाया है? जीवन का अंतिम लक्ष्य क्या बताया है? निवारण। महात्मा बुद्ध ने अपने उपदेशों में जीवन का अंतिम लक्ष्य क्या बताया है? तो निवारण। आपको इससे पहले भी बता चुका हूँ कि निवारण का अर्थ क्या होता है। तो पूर्ण जन की इच्छा को नष्ट करना निवारण का अर्थ होता है। और महात्मा बुद्ध को मृत्यु की प्राप्ति या मोक्ष की प्राप्ति या निवारण की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो कुशीनगर से हुई थी, या कुशीनगर में ही महात्मा बुद्ध को निवारण, मोक्ष या मृत्यु की प्राप्ति हुई थी। चलिए दोस्तों, 100 नंबर तक क्वेश्चन अभी तक कंप्लीट हो गया है। 100 क्वेश्चन अभी यहाँ से 315 के आसपास में और क्वेश्चन आपको कंप्लीट करने होंगे। अगर आप लोग कुछ पानी वानी पीना चाहते हैं, नाश्ता करना चाहते हैं, तो आप लोग कर लीजिए। साथ में इस वीडियो को देखते भी रहिए। एक बार आपके आंखों से क्वेश्चन गुजर जाएंगे तो आपको एग्जाम में इतना तो कन्फर्म हो ही जाएगा कि फालना क्वेश्चन का फालना आंसर था, या इससे संबंधित कुछ ऐसा होता था। इस प्रकार आप क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, टेकल कर सकते हैं, या उसको सही तरीके से टिक भी कर सकते हैं। आप जब वीडियो देखिएगा तब तो, या कहीं से पढ़ाई कीजिएगा तब तो आपके किसी भी क्वेश्चन का सही आंसर बता पाएंगे ना। वरना आपको कहना होगा ए कभी बी, कभी सी, कभी डी। क्या होगा? कंफ्यूजन में आप कभी बी मारिएगा, कभी सी मारिएगा, इस प्रकार कीजिएगा। इसलिए आप कम से कम यहाँ से 315 जो क्वेश्चन बाकी हैं, आप अवश्य रूप से उसे देख भी लीजिए। और अभी तक आप लोगों ने कम से कम 2-3 लोगों के पास इस वीडियो को शेयर नहीं किया है तो अवश्य रूप से कर दीजिए, क्योंकि यूनिवर्सिटी में बहुत सारे स्टूडेंट हैं, उन सभी के पास मेरी वीडियो तो नहीं पहुंच पाती है किसी कारणवश। आप लोग शेयर कीजिएगा तो हो सके सभी लोगों के पास मेरी वीडियो पहुंच भी जाए और उन सभी को लाभ भी मिलेगा, क्योंकि यह वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। यह कोई फालतू की वीडियो नहीं है, लेकिन इसमें आप सभी को पढ़ाई कराई जा रही है, यानी कि पढ़ाई से संबंधित यह वीडियो है। इसमें आपके एग्जाम में कम से कम 50 से 60 नंबर का क्वेश्चन इसी से आने वाला है। तो आप क्यों नहीं इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। आपके एक शेयर से किसी का भविष्य सुधर सकता है, किसी को पेपर में बैक लगने से बच सकता है। इस प्रकार यह क्वेश्चन संबंधित है या यह वीडियो संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 101, भगवान महावीर का प्रथम शिष्य था कौन था? पूछा जा रहा है क्वेश्चन में, भगवान महावीर का प्रथम शिष्य का नाम क्या था? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जमाली था। भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन था? तो जमाली था। क्वेश्चन नंबर 102 देख सकते हैं, महावीर ने 3 साधनों ज्ञान, दर्शन, चरित्र का प्रतिपादन किया है, इन्हें क्या कहा जाता था? इन्हें क्या कहा जाता था? 3 साधनों का 3 खोज किए थे। कौन? तो भगवान महावीर ने ज्ञान, दर्शन, चरित्र का प्रतिपादन किया है, इसे क्या कहा जाता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, त्रिरत्न कहा जाता है। भगवान ने जो 3 खोज की है, ज्ञान का, चरित्र का और दर्शन का, वह तीनों क्या है? तो त्रिरत्न है, यानी कि रत्न के बराबर है। क्वेश्चन नंबर 103 देख सकते हैं, जैन परंपरा के अनुरूप महावीर कौन से तीर्थकर थे? जैन परंपरा के अनुसार महावीर कौन से तीर्थकर थे, यानी कि कितने नंबर के तीर्थकर थे? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 24वें तीर्थकर थे। कौन? जैन परंपरा के अनुसार भगवान महावीर 24वें तीर्थकर थे। क्वेश्चन नंबर 104, जैन ने अपने सिद्धांतों के प्रचार प्रसार में किस भाषा को महत्व दिया है?
इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी प्राकृतिक भाषा को जैन ने अपने सिद्धांतों के प्रचार प्रसार में क्या दिया है, तो महत्व दिया है। क्वेश्चन 104 में पूछा जा रहा है कि जैन ने अपने सिद्धांतों के प्रचार प्रसार में किस भाषा को महत्व दिया था, तो प्राकृतिक भाषा का महत्व दिया था। कौन, तो जैन। क्वेश्चन नंबर 105, जियो और जीने दो किसने कहा था, जियो और जीने दो किसने कहा था, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, भगवान महावीर ने ही क्या कहा था, जियो और जीने दो, यानी कि इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए है, महावीर स्वामी ने कहा था कि जियो और जीने दो। क्वेश्चन नंबर 106 देख सकते हैं, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, वैशाली में हुआ था। महावीर महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, वैशाली में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 107, तीर्थकर शब्द किस धर्म से संबंधित है। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 107 में पूछा जा रहा है कि तीर्थकर शब्द किस धर्म से संबंधित है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी है, जैन धर्म से संबंधित है। यहीं पे क्वेश्चन बना पूछा जा सकता है कि जैन धर्म के संस्थापक कौन थे, तो इसका सही आंसर महावीर होगा। क्वेश्चन नंबर 108 में देख सकते हैं कि जैन धर्म के संस्थापक कौन थे, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए है, महावीर, यानी कि महावीर स्वामी जैन धर्म के संस्थापक थे, या उसकी स्थापना, जैन धर्म की स्थापना महावीर स्वामी ने ही की थी। क्वेश्चन नंबर 109 देख सकते हैं, महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें तीर्थकर थे, इसके 23वें तीर्थकर कौन थे, यानी कि क्वेश्चन में इसको ऐसे भी भाषा में पूछा जा सकता है कि जैन धर्म 24वें तीर्थकर थे, लेकिन 23वें तीर्थकर कौन थे, या महावीर स्वामी से पहले कौन आए थे, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो पार्श्वनाथ यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। 109 का सही आंसर क्या है, तो महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें तीर्थकर थे, इसके 23वें तीर्थकर कौन थे, तो पार्श्वनाथ। क्वेश्चन नंबर 110 देख सकते हैं, किस उपदेश को महावीर ने पार्श्वनाथ के उपदेशों में सम्मिलित किया था, किस उपदेश को महावीर ने पार्श्वनाथ के उपदेशों में सम्मिलित किया था, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ब्रह्मचार्य को पार्श्वनाथ के उपदेशों में क्या किया था, तो शामिल किया था। क्वेश्चन नंबर 111 देख सकते हैं, जैन तीर्थकारों के क्रम में अंतिम कौन थे, अंतिम कौन थे, तो आपको पता होगा कि जैन धर्म के 24वें तीर्थकर ही तक ही लोग सब मतलब भगवान आए हुए थे, यानी कि उस भगवान का नाम महावीर ही था, यानी कि भगवान महावीर 24वें तीर्थकर थे और अंतिम तीर्थकर भी वही थे, कौन, तो महावीर। यहीं पे क्वेश्चन देख सकते हैं कि 112 देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर, दैनिक व्यवहार में जैन धर्म किस धर्म के सबसे अधिक निकट है, किस धर्म। अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है 112 में कि दैनिक व्यवहार में जैन धर्म किस धर्म के इसके समान और कौन सा धर्म है, और कौन सा धर्म है, या किसके निकट, या किसके निकट, या किसके सबसे नजदीक है, कैसे सबसे नजदीक, इस भाषा का मिलता जुलता रूप कौन सा धर्म है, तो इसका सही आंसर है हिंदू धर्म से संबंधित जैन धर्म है, या कह सकते हैं कि जैन धर्म के अधिक निकट हिंदू धर्म है। क्वेश्चन नंबर 113 देख सकते हैं, महावीर ईश्वर में विश्वास नहीं करते थे। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि महावीर, भगवान महावीर क्या ईश्वर में विश्वास करते थे या नहीं करते थे, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि भगवान महावीर
ईश्वर में विश्वास नहीं करते थे। क्वेश्चन नंबर 114 देख सकते हैं। जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ था? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी 540 ईस्वी पूर्व में भगवान महावीर स्वामी का जन्म हुआ था। क्वेश्चन नंबर 115 देख सकते हैं। महावीर स्वामी के अनुयायियों को निम्न में से क्या कहा जाता था? भगवान महावीर स्वामी के अनुयायियों को निम्न में से क्या कहा जाता था? निग्रंथ कहा जाता था। भगवान महावीर के अनुयायियों को निग्रंथ कहा जाता था। क्वेश्चन नंबर 116 किस विषय पर जैन और बौद्ध धर्म एक मत हैं? अब इस क्वेश्चन को इस समान भी घुमाकर पूछा जा सकता है कि किस टॉपिक पे या किस बिंदु पे जैन धर्म और बौद्ध धर्म सहमत है, या दोनों सहमत प्रदान करते हैं, या उस बिंदु पे दोनों का सही निर्णय है, या उसके बारे में जानते हैं कि जो भी है वह सही है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी है। कर्म एवं पूर्ण जन्म पर कौन कौन धर्म सहमत है? तो जैन धर्म और बौद्ध धर्म दोनों एक बिंदु पे क्या है? तो सहमत हैं, कर्म और पूर्ण जन्म पर। क्वेश्चन नंबर 117 देख सकते हैं। बौद्ध धर्म और जैन धर्म निम्न में से किस विषय पर सहमत नहीं है? पहला था कि पूर्ण जन्म और कर्म पे क्या थे? तो दोनों सहमत थे। लेकिन अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि बौद्ध धर्म और जैन धर्म में निम्न में से किस विषय पर सहमत नहीं है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी है, अहिंसा पर बल। और ये दोनों लोग सहमत नहीं हैं, या दोनों धर्म सहमत नहीं है। अहिंसा पर बल देना कौन दो धर्म सहमत नहीं है? इसका सही आंसर हो जाएगा बौद्ध धर्म और जैन धर्म अहिंसा पर बल देने के लिए एक मत या सहमत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 118 देख सकते हैं। भारत में आर्य समाज एवं सभ्यता मुख्यतः कैसे हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, प्रीत शासित थी। क्वेश्चन नंबर 119 देख सकते हैं। जैन धर्म श्वेतांबर एवं दिगंबर संप्रदायों में कब विभाजित हुआ था? अब यहीं पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जैन धर्म कितने भागों में या कितने संप्रदायों में विभाजित हुआ था? कौन सा धर्म? तो जैन धर्म तो दो संप्रदायों में विभाजित हुआ था। लेकिन उन दोनों संप्रदायों का नाम क्या था? तो पहला का नाम था श्वेतांबर और दूसरे का नाम था दिगंबर संप्रदाय में विभाजित हुआ था। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए है। चंद्रगुप्त मौर्य के समय में ही जैन धर्म दो संप्रदायों में विभाजित हो गया था, जिसका नाम था श्वेतांबर और दिगंबर। क्वेश्चन नंबर 120 देख सकते हैं। मौर्यकालीन भारत का सीधा संबंध किससे था? मौर्यकालीन भारत का सीधा संबंध किससे था? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सीरिया से मौर्यकालीन भारत का सीधा संबंध था। किससे था? तो सीरिया से भारत का सीधा संबंध था। क्वेश्चन नंबर 121 देख सकते हैं। मौर्य साम्राज्य के शासकों का मुख्य उद्देश्य क्या था? मुख्य उद्देश्य क्या था? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, प्रजा के कल्याण का ध्यान रखना। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि मौर्य साम्राज्य में शासकों का मुख्य उद्देश्य क्या था? यानी कि मौर्य साम्राज्य के समय में जो राजा थे उसका मुख्य उद्देश्य क्या था? तो प्रजा के कल्याण का ध्यान रखना ही मुख्य उद्देश्य था। किसका? तो शासकों का, यानी कि मौर्य साम्राज्य के जो राजा थे या शासक थे उसका मुख्य उद्देश्य क्या था? तो प्रजा के कल्याण का अध्ययन रखना ही उसका सही या मुख्य उद्देश्य था। क्वेश्चन नंबर देख सकते हैं 122। चंद्रगुप्त मौर्य के प्रशासन में राज्य ने सर्वप्रथम किस में विशेष रुचि ली थी? किस में विशेष रुचि ली थी? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी है, नगर प्रशासन में
चंद्रगुप्त मौर्य के प्रशासन में राज्य ने सर्वप्रथम विशेष रुचि ली थी। किसमें? तो नगर प्रशासन में चंद्रगुप्त मौर्य के प्रशासन राज्य ने सर्वप्रथम रुचि ली थी। क्वेश्चन नंबर 123, मौर्य वंश के पतन के लिए इनमें कौन सा कारण उत्तरदायी नहीं था? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अशोक के सभी उत्तराधिकारी कमजोर थे। इसमें पूछा जा रहा है 123 में कि मौर्य वंश के पतन के लिए इनमें कौन सा कारण उत्तरदायी नहीं था? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अशोक के सभी उत्तराधिकारी कमजोर थे। क्वेश्चन नंबर 124 देख सकते हैं, मौर्य के पश्चात पाटलिपुत्र की गद्दी किनके द्वारा अधिकृत कर ली गई थी? सुगो द्वारा अधिग्रहित कर ली गई थी। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी है, सुगो द्वारा। मौर्य के पश्चात पाटलिपुत्र की गद्दी पर अधिग्रहित या छीन ली गई थी किनके द्वारा? तो सुगो द्वारा। क्वेश्चन नंबर 126 करने से पहले मैं आपको कुछ सूचना देना चाहता हूँ। अगर इससे पहले आप हमारे डीवीएस स्टडी पे AYL पेपर का ऑब्जेक्टिव नहीं देखे हैं या पॉलिटिकल साइंस का नहीं देखे हैं तो दोनों वीडियो अपलोडेड है। दोनों वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के दृष्टि से है। आपको दोनों वीडियो को अवश्य रूप से देख भी लीजिएगा। अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा वरना डिसलाइक कीजिएगा। और उस वीडियो में जो कमी आपको दिखे या जो सजेशन देना चाहते हैं या इस वीडियो में जो आप कमी देखे या सजेशन देना चाहते हैं वो जस्ट आप कमेंट सेक्शन में जाकर क्या करेंगे, कमेंट करके आप मुझे बताएंगे, जिससे आगे आने वाली वीडियो में मैं उसे सुधार करने की कोशिश करूँगा। यहाँ से अभी 100 क्वेश्चन इस वीडियो में करेंगे और यह वीडियो लंबा हो चुका है। जैसे कि आपको पता है कि मेरी क्लासेस 7 बजे से 9 बजे के बीच में चलती है, 9 बजे के आसपास में चलती है, 9:30 तक चलती है। इसलिए इस एक हिस्ट्री को एक वीडियो में कंप्लीट किया जाए तो यह वीडियो लगभग 5 घंटे की होगी, जो आप लोग 7 बजे से 12 बजे तक आपको लगातार देखने होंगे। इसलिए इस हिस्ट्री को 2 वीडियो में विभाजित किया जा रहा है, पार्ट 1 और पार्ट 2। आज का यह वीडियो पार्ट 1 है और अगले संडे को ही हमारी वीडियो वेडनेसडे को आती थी, लेकिन अब संडे को ही बुधवार को एक वीडियो आ रही है। आज की वीडियो बुधवार को और अगली वीडियो हमारी संडे को आ रही है। दोनों हिस्ट्री संडे को कंप्लीट हो जाएगी। जब तक डेट नहीं आती है एग्जाम डेट तब तक ऐसे ही वीकली चलेगी। जैसे एग्जाम डेट आ जाती है उसके बाद आपको प्रतिदिन क्लासेस चलाई जाएगी जब तक कि आपका सिलेबस कंप्लीट ना हो जाए। क्वेश्चन नंबर 126 देख सकते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य के सिंहासन रूढ़ होने से पूर्व मगध पर निम्न में से किस वंश का शासक था? नंद वंश का। क्वेश्चन नंबर 127 देख सकते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य साम्राज्य की स्थापना 321 ईस्वी पूर्व में किया था। उसे मौर्य साम्राज्य की स्थापना में किसने मदद की थी? किसने मदद की थी? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, चाणक्य ने मदद की थी। किसकी मदद? तो चंद्रगुप्त मौर्य साम्राज्य की स्थापना 312 ईस्वी पूर्व में किया था। उसे मौर्य साम्राज्य की स्थापना में किसने मदद किया था? तो चाणक्य ने मदद किया था। क्वेश्चन नंबर 128 देख सकते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य ने राजनीति में शिक्षा दीक्षा किससे प्राप्त की थी? या यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि चंद्रगुप्त मौर्य के शिक्षक या गुरु कौन थे? तो उसका सही आंसर चाणक्य होगा। चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य के राजनीति शिक्षा दीक्षा दिए थे या उस चाणक्य से ही चंद्रगुप्त मौर्य राजनीतिक शिक्षा दीक्षा प्राप्त किए थे। क्वेश्चन नंबर 129, मेगास्थनीज निम्न में से किसके दरबार में यूनानी राजदूत था? यूनानी राजदूत था। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में यूनानी राजदूत कौन था? तो मेगास्थनीज था। क्वेश्चन नंबर 129 देख सकते हैं कि मेगास्थनीज निम्न में से किसके दरबार में यूनानी राजदूत था? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, चंद्रगुप्त मौर्य। क्वेश्चन नंबर 113 देख सकते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य का गुरु कौन था? चाणक्य। चंद्रगुप्त मौर्य का गुरु कौन था? तो चाणक्य। इससे पहले ये आपको क्वेश्चन नंबर
28 में यही क्वेश्चन था कि राजनीतिक शिक्षा दीक्षा किससे प्राप्त की थी, तो चाणक्य से। कौन? तो चंद्रगुप्त मौर्य राजनीतिक शिक्षा दीक्षा किससे प्राप्त की थी, तो चाणक्य से प्राप्त की थी। और उनका गुरु भी कौन था, तो चाणक्य ही थे। चंद्रगुप्त मौर्य के पूर्व मगध का शासक कौन था, घनानंद। चंद्रगुप्त मौर्य के पूर्व मगध का शासक कौन था, तो घनानंद जी थे। क्वेश्चन नंबर 132 देख सकते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य को जैन धर्म में दीक्षित करने वाले आचार्य कौन थे। चंद्रगुप्त मौर्य को जैन धर्म में दीक्षित करने वाले आचार्य कौन थे, तो भद्रवाहु थे। चंद्रगुप्त मौर्य को जैन धर्म में दीक्षित करने वाले आचार्य कौन थे, तो भद्रवाहु थे। क्वेश्चन नंबर 133 आप देख सकते हैं। प्राचीन इतिहास का निर्माण किया गया है। प्राचीन इतिहास का निर्माण किया गया है। साहित्यिक स्रोतों के आधार पर प्राचीन इतिहास का क्या किया गया है, बहिष्कार किया गया है। और आप फर्स्ट क्वेश्चन भी देखे होंगे कि प्राचीन इतिहास को कितने भागों में बांटा गया है, तो 2 भागों में बांटा गया है। प्राचीन इतिहास के जनक को क्या कहा जाता है, तो हेरोडोटस कहा जाता है। सभी क्वेश्चन आप फर्स्ट वीडियो में ही, यानी कि इस वीडियो को शुरू होने के समय ही आप लोग ये सभी क्वेश्चन देख ही लिए होंगे और आपको याद भी होगा। क्वेश्चन नंबर 134 देख सकते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य का निधन हुआ था, कहाँ हुआ था। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सरवनबेलगोला में। सरवनबेलगोला में किसका मृत्यु हुआ था या किसको मोक्ष की प्राप्ति हुई थी। चंद्रगुप्त मौर्य का निधन कहाँ हुआ था, तो सरवनबेलगोला में चंद्रगुप्त मौर्य का निधन हुआ था। क्वेश्चन नंबर 135, चरक किसके दरबार में प्रसिद्ध चिकित्सक था। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कनिष्क। कनिष्क के दरबार में प्रसिद्ध चिकित्सक यानी कि डॉक्टर कौन थे, तो चरक थे। और किसके दरबार में थे, तो कनिष्क के दरबार में थे। क्वेश्चन नंबर 136 देख सकते हैं। किस मौर्य राजा ने दक्कन की विजय प्राप्त की थी। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, चंद्रगुप्त मौर्य राजा ने दक्कन की विजय प्राप्त की थी। क्वेश्चन नंबर 137 देख सकते हैं कि मेगास्थनीज ने अपने यात्रा वृत्तांत में एक नगर का वर्णन किया है। वह नगर है पाटलिपुत्र। मेगास्थनीज ने अपने यात्रा वृत्तांत में एक नगर का वर्णन किया है। वह नगर का नाम क्या है, तो पाटलिपुत्र है। क्वेश्चन नंबर 138, मेगास्थनीज की लिखित पुस्तक का नाम क्या है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी है, इंडिका। मेगास्थनीज की लिखित पुस्तक का नाम क्या है, तो इंडिका। मेगास्थनीज की लिखित पुस्तक का नाम इंडिका है या इंडिका किसके पुस्तक का नाम है, तो मेगास्थनीज के पुस्तक का नाम है। क्वेश्चन नंबर 139 देख सकते हैं। कौटिल्य के अर्थशास्त्र का प्रधान विषय है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र का प्रधान विषय है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी है, प्रशासन है। क्वेश्चन नंबर 114 देख सकते हैं। मौर्य सम्राट अशोक द्वारा प्रतिपादित धर्म में निम्न में से कौन सम्मिलित नहीं था। कौन सम्मिलित नहीं था। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी है, बौद्ध संघ के प्रति आस्था। बौद्ध धर्म के प्रति आस्था मौर्य सम्राट अशोक द्वारा प्रतिपादित धर्म में सम्मिलित नहीं था। बाकी सब माता पिता का आज्ञा का पालन करना, दान पुण्य, ये सभी मौर्य सम्राट अशोक के द्वारा प्रतिपादित धर्म में क्या था, तो सम्मिलित था। क्वेश्चन नंबर 141 देख सकते हैं। मौर्य शासकों की अंतिम विजय थी। अंतिम विजय मौर्य शासकों की का अंतिम विजय कौन था, या उस विजय का नाम क्या था, उस युद्ध का नाम क्या था, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए है, कलिंग। मौर्य शासकों की अंतिम विजय कलिंग ही था। क्वेश्चन नंबर 142 देख सकते हैं। मौर्य साम्राज्य के विषय में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। कौन सा कथन सत्य है। साम्राज्य राज्यों में विभाजित था। साम्राज्य राज्यों में विभाजित था। मौर्य साम्राज्य के विषय में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है, तो साम्राज्य राज्यों में विभाजित
था। क्वेश्चन नंबर 143 देख सकते हैं कि मौर्य काल में गुप्तचर को कहा जाता था। मौर्य काल में गुप्तचर को क्या कहा जाता था? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, घोटक। घोटक कहा जाता था। मौर्य काल में गुप्तचर को क्या कहा जाता था? तो घोटक कहा जाता था। क्वेश्चन नंबर 144 देख सकते हैं, मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितनी श्रेणियों में विभाजित किया था? मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितनी श्रेणियों में विभाजित किया था? तो 7 भागों में या 7 श्रेणियों में विभाजित किया था। कौन था मेगास्थनीज? किसको? तो भारत को 7 श्रेणियों में विभाजित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 145 देख सकते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी कौन था? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बिंदुसार चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी था। क्वेश्चन नंबर 146 देख सकते हैं, निम्न में से 6ठी शताब्दी में मगध साम्राज्य का प्रथम सम्राट कौन था? बिंबिसार। निम्न में से किस शासक ने सर्वप्रथम मगध का विस्तार किया? मगध का विस्तार कौन किया? तब बिंबिसार ही किया। और ईसवी पूर्व 6ठी शताब्दी में मगध साम्राज्य का प्रथम सम्राट कौन सा था? तो बिंबिसार। क्वेश्चन नंबर 147 भी देख सकते हैं कि निम्न में से किस शासक ने सर्वप्रथम मगध का विस्तार किया? सर्वप्रथम मगध का विस्तार किया तब बिंबिसार ही थे, जो मगध का विस्तार या विकास किए थे। क्वेश्चन नंबर 148 देख सकते हैं, सिकंदर का भारत पर आक्रमण कब हुआ था? सिकंदर का भारत पर आक्रमण कब हुआ था? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी है, 326 ईस्वी पूर्व में सिकंदर का भारत पर आक्रमण हुआ था। क्वेश्चन नंबर 149 देख सकते हैं, प्राचीन भारतीय इतिहास में प्रसिद्ध कलिंग युद्ध निम्न में से किस वर्ष हुआ था? इससे पहले मैं आपको कराया हूँ कि कलिंग युद्ध या मौर्य वंश के अंतिम विजय कौन सा युद्ध था? तो कलिंग युद्ध ही था। अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि प्राचीन भारतीय इतिहास में प्रसिद्ध कलिंग युद्ध किस समय हुआ था? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी है, 260 ईस्वी से लेकर 261 ईस्वी के बीच में कलिंग युद्ध हुआ था। क्वेश्चन नंबर 150 देख सकते हैं, सारनाथ स्तंभ के शीर्ष भाग पर था। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 32 तानों वाला एक पहिया। सारनाथ स्तंभ पर शीर्ष भागों पर क्या था? तो 32 तानों वाला एक पहिया था। क्वेश्चन नंबर 151 देख सकते हैं कि चाणक्य का अन्य नाम क्या था? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी है, विष्णुगुप्त था। अभी तक हम लोगों ने 151 क्वेश्चन तो कंप्लीट कर लिए हैं, लेकिन यहाँ से अभी लगभग 250 से 300 क्वेश्चन अभी और बाकी है जो आपको कंप्लीट करने होंगे। इस वीडियो को शुरू करने से पहले ही मैं आपको बताया था कि इस वीडियो को कंप्लीट करने में लगभग 4 से 5 घंटे लगेंगे। यह वीडियो काफ़ी लंबी होती जा रही है। इस वीडियो को 2 भागों में विभाजित किया जा रहा है। इससे पहले भी मैं यह सूचना दे चुका हूँ, फिर से देना चाहता हूँ कि फर्स्ट वीडियो हमारी बुधवार को पब्लिश हो रही है और सेकेंड वीडियो हमारी संडे को पब्लिश होगी। आप लोग देखना बिल्कुल भी ना भूले। और अगर आपको इस वीडियो के बारे में कुछ सजेशन देना हो तो कमेंट सेक्शन में अवश्य दीजिएगा। वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने सारे दोस्तों के साथ इस वीडियो को अवश्य शेयर भी कीजिएगा ताकि उनको भी लाभ हो सके। क्वेश्चन नंबर 151 देख सकते हैं, चाणक्य का अन्य नाम क्या था? तो विष्णुगुप्त चाणक्य का दूसरा नाम था, या विष्णुगुप्त का दूसरा नाम क्या था? तो चाणक्य था। क्वेश्चन नंबर 152 देख सकते हैं, मुद्रा राक्षस का लेखक निम्नलिखित में से कौन था? विशाखा दत्त मुद्रा राक्षस का लेखक था। क्वेश्चन नंबर 153 देख सकते हैं, प्राचीन भारत का वह प्रसिद्ध शासक जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म अपनाया था। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए है, चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने जीवन के अंतिम दिनों में, अंतिम समय में क्या किया था? तो जैन धर्म को अपना लिया था। क्वेश्चन नंबर 154 देख सकते हैं,
सम्राट अशोक के जीवन की सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटनाएं थी, कलिंग युद्ध ही थी। सम्राट अशोक के जीवन की सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटनाएं कौन थी? तो कलिंग थी। क्वेश्चन नंबर 155 देख सकते हैं, अशोक के धर्म का सबसे बड़ा उद्देश्य क्या था? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी है, सहिंसा। न्यूनता के आधार पर वर्तमान समाज के अस्तित्व को बनाए रखना ही अशोक के धर्म का क्या था? सबसे बड़ा उद्देश्य था। क्वेश्चन नंबर 156 देख सकते हैं, अशोक के लेखों को लिखने में इनमें से कौन सी लिपि का प्रयोग नहीं किया गया है? तो देवनागरी लिपि का प्रयोग नहीं किया गया है, बाकी ब्राह्मणी, खरोष्टी, ग्रीक अशोक के लेखों को लिखने में प्रयोग करने वाली लिपि का नाम था। क्वेश्चन नंबर 157 देख सकते हैं, अशोक के इतिहास जानने का सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्रोत कौन सा है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी है, अभिलेख। अशोक के इतिहास जानने का सर्वाधिक प्रसिद्ध क्या है? तो स्रोत है, महत्वपूर्ण स्रोत है। क्वेश्चन नंबर 158 देख सकते हैं, सम्राट अशोक के शासन काल में कौन सी बौद्ध संगीत का आयोजन हुआ था? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी है, तीसरी। क्वेश्चन नंबर 159, आधुनिक जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर की स्थापना किसने की थी? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी है, सम्राट अशोक ने ही क्या किया था? आधुनिक जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर की स्थापना की थी। यह आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि श्रीनगर की स्थापना किस सम्राट ने या किस राजा ने किया था? तो सम्राट अशोक ने या राजा अशोक ने किया था। क्वेश्चन नंबर 160 देख सकते हैं, अशोक के धर्म का मूल्य तत्व क्या था? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी है, शांति एवं अहिंसा। अशोक के धर्म का मूल्य तत्व था या मुख्य उद्देश्य भी था। क्वेश्चन नंबर 161 देख सकते हैं कि अशोक का धर्म था, अशोक का धर्म कैसा था? तो जाति और वर्ग से रहित एक नैतिक कानूनी व्यवस्था किसका था? तो अशोक का धर्म था। क्वेश्चन नंबर 162 देख सकते हैं कि अशोक ने केवल कलिंग विजय की थी। अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अशोक ने कितने युद्ध पर विजय प्राप्ति की थी? तो केवल एक था, और वह कौन सा था? तो कलिंग विजय, यानी कि कलिंग युद्ध पर विजय प्राप्त करने वाला राजा का नाम कौन था? तो अशोक था। क्वेश्चन नंबर 163 देख सकते हैं, सांची के प्रख्यात बौद्ध स्तूप का निर्माण किस शासक के शासन काल में हुआ था? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अशोक के समय में क्या हुआ था? तो सांची के प्रख्यात बौद्ध स्तूप का निर्माण अशोक के शासन काल में ही कराया गया था या हुआ था। अब यहाँ पे क्वेश्चन आप देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 164, अशोक द्वारा निर्मित स्तंभों का सर्वश्रेष्ठ नमूना निम्न स्थानों में से कहाँ प्राप्त हुआ था? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी है, सारनाथ में अशोक द्वारा निर्मित स्तंभों का सर्वश्रेष्ठ नमूना प्राप्त हुआ था। क्वेश्चन नंबर 165 देख सकते हैं, बिंदुसार का उत्तराधिकारी पुत्र था कौन था? अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि बिंदुसार का उत्तराधिकारी पुत्र का नाम क्या था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अशोक बिंदुसार का उत्तराधिकारी पुत्र था। क्वेश्चन नंबर 166 देख सकते हैं कि निम्नलिखित में कौन सा सबसे पुराना राजस्व है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी है, मौर्य। निम्नलिखित में कौन सा सबसे पुराना राजस्व है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी है, मौर्य। क्वेश्चन नंबर 167, सम्राट अशोक का राजधर्म था। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी है, बौद्ध धर्म था। सम्राट अशोक का धर्म कौन सा था या राज्य धर्म कौन सा था? तो बौद्ध धर्म था। यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सम्राट अशोक कौन से धर्म को मानते थे? तो बौद्ध धर्म को मानते थे। क्वेश्चन नंबर 168 देख सकते हैं, अशोक के समय प्रांतों की संख्या कितनी थी? अशोक के समय प्रांतों की संख्या कितनी थी? तो 4 थी। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी है, 4 थी। क्वेश्चन नंबर 169 देख सकते हैं, अशोक महान की मृत्यु कब हुई थी? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 232 ईस्वी पूर्व में अशोक महान की मृत्यु हुई थी। क्वेश्चन नंबर 170 देख सकते हैं,
निम्नलिखित में से किस भाषा में अशोक की घोषणाएं पाई जाती है? प्राकृतिक भाषा में सम्राट अशोक की क्या पाई जाती है? तो घोषणाएं पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 171 देख सकते हैं, अशोक का विश्व को मुख्य योगदान क्या था? तो इसने विश्व में बौद्ध धर्म को फैलाया था। क्वेश्चन नंबर 172 देख सकते हैं, अशोक के शिलालेखों में प्रयोग की गई लिपि का नाम क्या था? तो ब्राह्मणी खरोष्टी क्या था? अशोक के शिलालेखों में प्रयोग की जाने वाली लिपि का नाम था। क्वेश्चन नंबर 173 आप देख सकते हैं, अशोक के शासन काल में राजकीय एवं जनसाधारण की भाषा क्या थी? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी है, पाली। पाली था। क्वेश्चन नंबर 174 देख सकते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा राजा प्राय जनता के संपर्क में रहता था? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी है, अशोक प्राय जनता के संपर्क में रहता था। क्वेश्चन नंबर 175 देख सकते हैं, कलिंग युद्ध से अशोक की नीति पर क्या प्रभाव पड़ा? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी है, उसने धर्म की नीति अपनाई। कलिंग युद्ध से अशोक की नीति पर क्या प्रभाव पड़ा? तो उसने धर्म की नीति अपना ली। किसने? तो कलिंग युद्ध विजय प्राप्त करने के बाद अशोक ने अपनी नीति में क्या प्रभाव डाला था या क्या बदलाव किया था? तो उसने धर्म की नीति अपना ली थी। कौन? तो अशोक। क्वेश्चन नंबर 176 देख सकते हैं, अशोक अपने भाइयों में सबसे योग्य था, यानी कि सबसे ज्यादा तेज तराक वही था। कौन? तो अशोक था। वह सम्राट बनने से पूर्व कहाँ का शासक था? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी है, राजधानी उज्जैन यानी कि मालवा का क्या था? वह सबसे पहले वहां का क्या था? तो शासक था। क्वेश्चन नंबर 177 देख सकते हैं, अशोक के कलिंग विजय का वर्णन प्राप्त होता है अशोक के 13वां शिलालेख से। अशोक के 13वें शिलालेख से अशोक के कलिंग विजय का वर्णन प्राप्त होता है। क्वेश्चन नंबर 178 देख सकते हैं, अशोक ने कलिंग पर आक्रमण अपने शासन की किस वर्ष में किया था? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी है, 13वें वर्ष में क्या किया था? अशोक ने कलिंग पर आक्रमण अपने शासनों के करवाया था। किस वर्ष में? तो 13वें वर्ष में करवाया था। क्वेश्चन नंबर 179 देख सकते हैं, अशोक के अभिलेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी है, जेम्स प्रिंसेपल ने पढ़ा था। क्वेश्चन नंबर 180 देख सकते हैं, भारत का प्रथम विधि निर्माता कौन था? भारत का प्रथम विधि निर्माता का नाम क्या था? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए है, चाणक्य या कौटिल्य था। क्वेश्चन नंबर 181 देख सकते हैं, मौर्य वंश का अंतिम शासक का नाम क्या था? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बृहद्रथ। क्वेश्चन नंबर 182 देख सकते हैं, मौर्य वंश के बाद उत्तर भारत में किस वंश की सत्ता स्थापित हुई? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए है, शुंग। मौर्य वंश के बाद उत्तर भारत में किस वंश की सत्ता स्थापित हुई थी? उसका नाम क्या था? तो शुंग वंश की सत्ता स्थापित हुई थी। क्वेश्चन नंबर 183 देख सकते हैं, शुंग वंश का संस्थापक पुष्यमित्र शुंग मौर्य वंश के अंतिम शासक बृहद्रथ को सेनापति था। उसने हिंसासन हासिल किया था। क्या हिंसासन हासिल किया था? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए है, सैनिक निरीक्षण के समय बृहद की हत्या कर। कैसे प्राप्त की थी? तो सैनिक की हत्या कर दी थी। उसके बाद शुंग वंश अपना संस्थापक पुष्यमित्र शुंग मौर्य वंश के अंतिम शासक बृहद का सेनापति था। उसने सिंहासन हासिल किया था, यानी कि सिंहासन हासिल कैसे किया था? तो शासकों की मृत्यु करके सिंहासन प्राप्त किया था। क्वेश्चन नंबर 184 देख सकते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य के बाद मगध का सम्राट उसका पुत्र हुआ जिसका नाम क्या था? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी है, बिंदुसार था। बिंदुसार। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद मगध का सम्राट है उसका पुत्र हुआ जिसका नाम क्या था?
तब बिंदुसार था। क्वेश्चन नंबर 185 देख सकते हैं। बिंदुसार के समय हुए तक्षशिला के विद्रोह को किसने दबाया? किसने दबाया? बिंदुसार के समय हुए तक्षशिला के विद्रोह को किसने दबाया? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए है, अशोक। अशोक। चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र का नाम क्या था? तब बिंदुसार था। और बिंदुसार के पुत्र का नाम क्या था? तो अशोक था। ये भी क्वेश्चन आप लोग याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 186 देख सकते हैं। शुंग वंश का संस्थापक राजा पुष्यमित्र जाति से था। किस जाति से था? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए है, ब्राह्मण जाति से शुंग वंश का संस्थापक पुष्यमित्र था। किस वंश से? किस जाति से? तो ब्राह्मण जाति से संबंधित था। क्वेश्चन नंबर 187 देख सकते हैं। भारत में विक्रम सावंत नाम का एक नया सावंत शासकों पर विजय से प्रारंभ किया गया। निम्न में से किस विक्रम सावंत के प्रारंभ होने का वर्ष कौन सा था? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी है, 58 ईस्वी पूर्व। क्वेश्चन नंबर 188, सातवाहन वंश की स्थापना किसने की थी? सातवाहन वंश की स्थापना किसने की थी? इसका सही आंसर सीमुख है, सीमुख। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी है, सीमुख। सातवाहन वंश की संस्थापना किसने की थी? तो सीमुख ने की थी। क्वेश्चन नंबर 189 देख सकते हैं। सातवाहन काल की भाषा क्या थी, या भाषा का नाम क्या था? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी है, प्राकृतिक। प्राकृतिक। सातवाहन काल की भाषा क्या थी? तो प्राकृतिक भाषा थी। क्वेश्चन नंबर 190 देख सकते हैं। सातवाहन शासकों की राजधानी कहाँ थी? सातवाहन शासकों की राजधानी कहाँ थी? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए है, प्रतिष्ठान। प्रतिष्ठान। क्वेश्चन नंबर 191 देख सकते हैं। सातवाहन वंश को अन्य किस नाम से जाना जाता था? अन्य किस नाम से जाना जाता था? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी है, आंध्र वंश से जाना जाता था। आंध्र वंश से सातवाहन वंश को क्या जाना जाता था? तो जाना जाता था आंध्र वंश के नाम से भी सातवाहन वंश को जाना जाता था। क्वेश्चन नंबर 192 देख सकते हैं। सातवाहन काल की लिपि क्या थी? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी है, ब्राह्मी लिपि थी। सातवाहन वंश के समय में कौन सी लिपि थी, या उस लिपि का नाम क्या था? तो ब्राह्मी लिपि था। क्वेश्चन नंबर 193 देख सकते हैं। पहली बार ब्राह्मणों को भूमि अनुदान के रूप में देनी, भूमि यानी कि जमीन अनुदान के रूप में देने की प्रथा का प्रारंभ किस राजवंश ने किया था? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी है, सातवाहनों ने पहली बार ब्राह्मणों को भूमि अनुदान के रूप में देने की प्रथा का प्रारंभ किया था। क्वेश्चन नंबर 194 देख सकते हैं। शुंग कौन थे? शुंग कौन थे? तो ब्राह्मण थे। किस धर्म से संबंधित थे? तो ब्राह्मण जाति से संबंधित थे। कौन? तो शुंग। क्वेश्चन नंबर 195 देख सकते हैं। शुंग वंश की स्थापना कब हुई? शुंग वंश की स्थापना कब हुई? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी है, 184 ईस्वी पूर्व में शुंग वंश की स्थापना हुई थी। क्वेश्चन नंबर 196 देख सकते हैं। चंद्रगुप्त वन का सर्वाधिक शक्तिशाली पुत्र कौन था? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी है, समुद्रगुप्त। चंद्रगुप्त वन का सर्वाधिक शक्तिशाली पुत्र का नाम क्या था? तो समुद्रगुप्त था। क्वेश्चन नंबर 197 देख सकते हैं। भारतीय इतिहास के प्रकरण में किस शासक को भारतीय नेपोलियन की संज्ञा दी गई है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी है, समुद्रगुप्त को। समुद्रगुप्त को भारतीय इतिहास के प्रकरण में किस शासक को? तो समुद्रगुप्त को भारतीय नेपोलियन की संज्ञा दी गई है। क्वेश्चन नंबर 198 देख सकते हैं। फाहियान ने किस शासक के शासनकाल में भारत की यात्रा की थी? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी है, चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में फाहियान ने चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में फाहियान भारत की यात्रा की थी। क्वेश्चन नंबर 199, समुद्रगुप्त का प्रसिद्ध पुत्र कौन था, या उसका नाम क्या था? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी है, चंद्रगुप्त द्वितीय। समुद्रगुप्त की प्रसिद्ध पुत्र का नाम क्या था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय था। क्वेश्चन नंबर 200, चंद्रगुप्त प्रथम ने कुमारी देवी से विवाह किया था, वह किस वंश की राजकुमारी थी? किस वंश की राजकुमारी थी?
तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी है, लिच्छवी की क्या थी, तो राजकुमारी थी, कुमारी देवी। 200 नंबर तक क्वेश्चन हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। यहाँ से 215 से 250 के आसपास में क्वेश्चन और बाकी रह रहे हैं। यह वीडियो करीबन 2 घंटे के आसपास में की हो गई है। आप लोग इस वीडियो को इतना ही तक रहने देते हैं, फिर अगली क्लास में 201 से लेकर 415 450 तक के क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे। ये वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, जिसकी वजह से क्लासेस को यहीं पे स्टॉप करना पड़ा है। अगली क्लास हमारी संडे को आएगी। अगर आप लोग अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिएगा, अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। आप लोग वीडियो को कंप्लीट नहीं देखते हैं, कृपया करके आप लोग वीडियो को पूरा देखें, तभी आप लोगों को एग्जाम में लाभ होगा या इससे कुछ प्रॉफिट होगा। इतना मेरा गारंटी है कि आप कंप्लीट वीडियो को देख लेते हैं तो आपको आपके एग्ज़ाम में कम से कम 60 to 70% क्वेश्चन हमारे वीडियो के द्वारा ही आने वाले हैं। इसलिए आप लोग कंप्लीट वीडियो को अवश्य देखिए। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही था, फिर मिलेंगे कल किसी न्यूज़ या टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।